नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे गद्य। देखिए, पद्य हम लोगों ने देख लिया। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा होगा पद्य वाला, तो आप लोग जाकर पहले पद्य वाला वीडियो देखिए। उसमें हमने बहुत अच्छे से ट्रिक बनाई हुई है सभी की रचनाओं को। जितने लेखक हैं सभी की रचनाओं को मैंने वहाँ पे आपको ट्रिक से याद करवा दिया है। जैसे छायावाद के लेखक हो गए, प्रगतिवाद के, प्रयोगवाद के, नई कविता के, साठोत्तरी कविता के, सभी के जो रचनाएं हैं हमने ट्रिक से याद करवा दी है। तो आप एक बार जरूर उस वीडियो को देखिएगा। आइए देखते हैं हिंदी गद्य का विकास। अब देखिए गद्य का विकास कैसे होता है हिंदी में और इसका इतिहास क्या है, पहले उसके बारे में देखते हैं। देखिए, एक कवि हैं आदुतन सूरी। इनकी एक रचना मिलती है 778 ईस्वी, मतलब 8वीं सदी की। तो 8वीं सदी में एक रचना मिलती है कुवलय माला। तो कुवलय माला जो है ना, ये गद्य कृत की रचना की है। अब उसके बाद क्या होता है कि उसके 200-250 साल बाद, मतलब 10वीं सदी या 11वीं सदी के आसपास, एक कवि हैं रोडा कवि। उनकी एक रचना मिलती है राउल बेल। तो ये एक रचना रोडा कवि की राउल राउल बेल मिलती है। ये चंपू काव्य है दोस्तों। चंपू काव्य का मतलब ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। तो जो गद्य और पद्य में दोनों में लिखा रहता है उसे हम लोग चंपू काव्य बोलते हैं। अब देखिए, राउल बेल जो है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है कि ये जो है कि प्राचीनतम हिंदी कृति है ये। अब राउल राउल बेल जो है ये शिलांकित कृति है। शिलांकित कृति मतलब ये जो है शिला पे अंकित है, इसलिए इसे शिलांकित कृति बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए राउल बेल जो है इसके कवि कौन है, रोडा कवि हैं। और ये चंपू काव्य, चंपू मतलब गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। और ये शिलांकित मतलब शिला पे अंकित है, इसे शिलांकित काव्य भी बोलते हैं। और आदतन सूरी की रचना का क्या है, कुवलय माला। तो यहाँ पे डेट याद करने की जरूरत नहीं, बस इसको याद रखिएगा कि आदतन सूरी किसकी रचना है। तो वो सॉरी, कुवलय माला किसकी रचना है, तो आदतन सूरी की। और राउल बेल किसकी रचना है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, रोडा कवि की। अब देखिए, जो नक्श सिख का वर्णन आता है ना, सबसे पहली बार इसी में आता है। नक्श सिख मतलब जैसे नाखून से लेकर सिर तक का जो वर्णन करते हैं, जैसे नाखून हो गया, उसके पैर, कमर, उसकी जो है ब्रेस्ट, और जो मुख, सबका जो आँख, नाक, कान, सबकी जो पहले कवि क्या करते थे, सबकी वो जो है प्रशंसा करते थे। तो उससे नक्श सिख का जो वर्णन होता था सबसे पहले इसी में मिलता है। किस में मिलता है, तो राउल बेल में मिलता है। और इसके लेखक कौन है, तो रोडा कवि इसके लेखक हैं। राउल बेल जो है हिंदी में 7 बोलियों के मिलते, इसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं दोस्तों। हिंदी के 7 बोलियों के सबसे ज़्यादा इसमें किसका मिलता है, राजस्थानी भाषा का प्रधानता है। तो यहाँ देखिए राजस्थानी जो शब्द हैं इसमें वो प्रधान है, मतलब उसमें ज़्यादा हैं। तो 7 बोलियों के शब्द। देखिए, भारत जो है विविधताओं का देश है। यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं, और बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 भाषाओं उसमें मिलती है। राउल बेल में 7 भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है उसमें। अब देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये भी कृति है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य माना गया है। इसको क्या माना गया है, हिंदी का प्रथम गद्य। वैसे तो संस्कृत में भी लिखे जा चुके हैं, तो इसको हिंदी का प्रथम गद्य किसको माना गया है, उक्त व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य से माना गया है। इसको आप लोग जरूर से याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए, उक्त व्यक्ति प्रकरण, इसके जो रचनाकार कौन है, तो ये दामोदर शर्मा है। तो इसके रचनाकार कौन है, दामोदर शर्मा। यहाँ देखिए, उक्त व्यक्ति प्रकरण की रचना महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा 12वीं शताब्दी के आसपास किया। तो एक देखा हम लोगों ने कि जो 8वीं शताब्दी में थी वो थी कुवलय माला, आदतन सूरी की रचना है। और उसके 200-250 साल बाद, मतलब 10वीं-11वीं सदी में हमने देखा राउल बेल के एक शिलांकित कृत। राउल बेल मतलब जो रोड़ा कवि ने लिखा था, राउल बेल, तो उनकी एक रचना है जो शिलांकित है, मतलब ये चंपू काव्य है, गद्य और पद्य में दोनों लिखा है।
और तीसरा कौन मिलता है तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और इसके रचनाकार कौन होते हैं पंडित दामोदर शर्मा। ये कब लिखते थे 12वीं सदी में, 12वीं सदी के आसपास में। तो इसको भी याद रखिएगा, ये तीसरा हो गया। देखिए यहाँ पे उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। तो ये क्या है, एक व्याकरण ग्रंथ है, इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और मोतीचंद ने उक्त व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। तो व्याकरण के ग्रंथ है तो महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब देखो आगे जो है वर्ण रत्नाकर, अगली क्या है जो अगली कृति हमें मिलती है वर्ण रत्नाकर मिलती है। इसके जो है कवि कहाँ के हैं तो ये मैथिल भाषा बोलने वाले हैं, ये ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ण रत्नाकर है इसके रचनाकार कौन है ज्योतिश्वर ठाकुर है, और ये किस में लिखी है तो मैथिली में लिखी है, मैथिली कवि है। और फिर वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। देखिए मैथिली हिंदी में जो पहली रचना मानी जाती है वो कौन सी रचना मानी जाती है तो वर्ण रत्नाकर मानी जाती है, और इसके रचनाकार कौन है तो ज्योतिश्वर ठाकुर है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये मैथिली हिंदी की प्रथम रचना है। तो यहाँ पे जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है ये हिंदी की प्रथम जो है रचना मानी जाती है, और जो मैथिली में मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है तो वर्ण रत्नाकर जो ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। अब देखिए वर्ण रत्नाकर का ढांचा विश्व कोशात्मक है। यहाँ देखिए वस्तुतः साहित्य हिंदी का गद्य क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। अब देखिए जो पूर्णतः विकास कब होता है इसका 19वीं सदी से माना जाता है। 19वीं सदी से देखिए भारतेंदु युग जब चालू होता है ना तो वहाँ से इसका जो है पूर्ण विकास माना जाता है। भारतेंदु युग में ही तो कहानी उपन्यास नाटक सब ज़्यादा उसमें नाटक फेमस हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि वस्तुतः साहित्य हिंदी का गद्य का जो क्रमबद्ध इतिहास है ना तो 19वीं सदी से प्रारंभ होता है। देखिए आधुनिक काल या 19वीं सदी के पूर्व हिंदी गद्य के 3 रूप प्रचलित थे। कौन से रूप प्रचलित थे, एक तो राजस्थानी, अभी हमने देखा राजस्थानी उसमें प्रधान थी, तो एक राजस्थानी गद्य और दूसरा ब्रज भाषा गद्य। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोग पद्य पढ़ रहे थे उसमें जब भक्ति काल आता है ना तो उसमें ब्रज भाषा की प्रधानता हो जाती है। ब्रज भाषा की प्रधानता, जो राम भक्ति होते हैं तो ज़्यादा अवधि में लिखते थे, लेकिन जो कृष्ण भक्ति के जो कवि होते थे वो ब्रज भाषा में लिखते थे। यहाँ पे देखिए राजस्थानी गद्य, ब्रज भाषा का गद्य और खड़ी बोली का गद्य। तो 19वीं सदी में भी ये तीनों चल रहे थे, लेकिन खड़ी बोली की उस समय क्या हो रही थी, शुरुआत हो रही थी। खड़ी बोली में लोग उस समय अपनी रचनाएं कर रहे थे। अब देखिए हिंदी गद्य के तीनों रूपों को राजस्थानी गद्य प्राचीनतम माना गया है। प्राचीनतम इसलिए माना गया कि अभी जो हम लोगों ने देखा उसमें क्या था राजस्थानी शब्द ज़्यादा मिल रहे थे, इसीलिए इसको क्या माना गया था हिंदी गद्य के तीनों रूपों में सबसे प्राचीन कौन माना जाता है तो राजस्थानी गद्य प्राचीन माना जाता है। अब देखिए राजस्थानी गद्य का सूत्रपात कब हुआ था 10वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था 10वीं शताब्दी में। राजस्थानी गद्य के प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। अब देखिए एक तरफ है रचना और एक तरफ है लेखक। अब देखिए जो धनपाल कथा है ये 14वीं सदी के है, इसके लेखक का पता नहीं है, और तत्व विचार ये भी 14वीं सदी की है, इसके भी लेखक का पता नहीं है। देखिए पृथ्वी चंद्र चरित्र या वाग विलास, अब इसके लेखक कौन है मणिक चंद सूरी है। तो पृथ्वी चंद्र चरित्र या वाग विलास एक कौन सी सदी की 15वीं सदी के, और मणिक चंद सूरी इसके लेखक हैं। और दूसरा पंचाख्यान ये 18वीं नहीं 19वीं सदी की है, तो ये इसके जो है फतेह राम बैरागी इसके लेखक हैं। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात कब माना है तो ये 14वीं सदी में मानते हैं। ये देखिए 1343 में, या अगर संवत में करेंगे तो ये 1400 ईस्वी में। अगर संवत बोलता है तो उसमें आप ईस्वी में उसमें 57 वर्ष घटा दीजिए वो ईस्वी में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर संवत में देखेंगे तो 1400 विक्रम संवत, और ईस्वी में देखेंगे 1343 में।
आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग कौन करता है? तो गोरखपंथी करते हैं। गोरखपंथी योगियों ने किया। तो गोरखपंथी मतलब ये बौद्ध धर्म की एक शाखा है, गोरखपंथी। तो ये गोरखपंथी जो योगी हैं वो सबसे पहले इस्तेमाल करते थे किसकी? ब्रज भाषा का। अब देखिए, संवत 1400 के आसपास किया है। डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासो में वचानक्य शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध गद्य ब्रज भाषा का प्राचीनतम रूप माना है। तो कौन मानते हैं? डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो में जो वचानक्य एक शीर्षक है, उसमें पृथ्वीराज रासो में वो किस में लिखा गया है? वो गद्य में लिखा गया है। तो सॉरी, गद्य में नहीं, तो वो जो है, हाँ, गद्य में लिखा गया है और ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए ब्रज भाषा में लिखा है। तो डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र है ना, वो पृथ्वीराज रासो में जो वचानक्य शीर्षक है उसको ही गद्य में ब्रज भाषा में उसको सबसे प्राचीन मानते हैं। देखिए, कौन कौन क्या मानता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसको मानते हैं ना, तो वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो बोल देते हैं वो जो है एक समझ लो पत्थर की लकीर हो जाती है। तो दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो बोलते हैं उसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, और किसी विद्वान की याद रहे याद न रहे, लेकिन आचार्य रामचंद्र का ये जरूर से जरूर याद होना चाहिए। अब देखिए, उसे याद तो सभी को होना चाहिए आपको। जैसे डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र जो किसको मानते हैं? पृथ्वीराज के जो वचानक्य शीर्षक है, ये गद्य के ब्रज भाषा का ये प्राचीनतम रूप मानते हैं इसको। देख, महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र जो विट्ठल नाथ की जो ब्रज भाषा की रचना है, ये इनकी कौन कौन सी रचना है? तो ये एक सिंगार रस मंडन है। तो देखिए, ये जो वल्लभाचार्य हैं इनके पुत्र हैं विट्ठल नाथ की जो इनकी भाषा ना वो ब्रज भाषा थी, और इनकी रचना है सिंगार रस मंडन। तो इसको याद रख लीजिएगा। विट्ठल नाथ की अन्य रचना क्या है? यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक। तो यहाँ पे इनकी रचना कौन कौन सी है? सिंगार रस मंडन और यमुनाष्टक, नवरत्न सटीक। तो ये विट्ठलनाथ की रचना है। अब देखिए, 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? विट्ठलनाथ के पुत्र जो है गोस्वाई कौन है? गोस्वाई गोकुलनाथ जी है। तो यहाँ पे जो इनके पुत्र हैं 84 वैष्णव की जो वार्ता लिखे हैं और 252 वैष्णव की वार्ता लिखे हैं, इसके रचनाकार विट्ठलनाथ के पुत्र कौन है? गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। अब देखिए, इसमें आगे लिखा है कि वैष्णव जो भक्त होते हैं, इसमें वैष्णव भक्त और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी हैं। जो यहाँ पे देखिए 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता है, उसमें क्या लिखा है? इसमें वैष्णव भक्त, जो वैष्णव भक्त मतलब जैसे राम के भक्त हो गए, कृष्ण के भक्त हो गए, तो ये वैष्णव भक्त में आते हैं। क्योंकि देखो, विष्णु ही तो अवतार लेते हैं, इसीलिए इनको वैष्णव बोला जाता है। तो वैष्णव भक्त में जो आते हैं, जो राम की महिमा करते हैं या कृष्ण की महिमा करते हैं, उन्हें वैष्णव भक्त बोला जाता है। तो ये जो है ना, इसमें किसकी कथाएं लिखी हैं? तो वैष्णव जो वैष्णव धर्म को मानते हैं उनकी कथाएं लिखी गई हैं। इसका रचना काल विक्रम की 17वीं सदी में माना जाता है। 17वीं शताब्दी विक्रम संवत का है ये। अगर आपको ईस्वी चाहिए तो इसमें 57 वर्ष घटा दीजिए, तो 1643 ईस्वी का अगर माना जाएगा तो यहाँ पे कह रहे हैं 17वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। देखिए, डेट इसमें कन्फर्म नहीं, डेट अब पूछता भी नहीं है। नाभादास ने क्या है 1660 के आसपास अष्टयाम लिखा है। तो नाभादास का अष्टयाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा कि नाभादास की जो रचना है अष्टयाम, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है? ये पुस्तक ब्रज भाषा में लिखी गई है। अब इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। तो भगवान राम जो है दिन में क्या क्या करते हैं, उनकी दिनचर्या का वर्णन है। अब देखिए, ओरछा नरेश महाराज जसवंत सिंह के आश्रित ये बैकुंठ मणि शुक्ल ने जो है संवत 1680 के आसपास ब्रज भाषा गद्य में अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य नामक पुस्तक लिखते हैं। तो ये अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य के लेखक कौन है? तो ये लेखक हैं बैकुंठ मणि शुक्ल हैं। तो इतना याद रखना है कि इसके लेखक कौन है, अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य के लेखक कौन है? तो बैकुंठ मणि शुक्ल हैं।
और इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है, और ये ब्रज भाषा गद्य में लिखा गया है। तो गद्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो गद्य के ही बारे में लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक सूरत मिश्र हैं, संवत 1767 में बैताल पच्चीसी नामक की रचना करते हैं। बैताल पच्चीसी नामक एक पुस्तक की रचना करते हैं, ये खूब पूछा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे सूरत मिश्र, बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है, तो सूरत मिश्र ये जो है 1767 में बैताल पच्चीसी की पुस्तक की रचना करते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बैताल पच्चीसी की रचना किसने की है, तो ये करते हैं सूरत मिश्र। बैताल पच्चीसी की रचना जो है संस्कृत, यहाँ आप देखिए कर रहे हैं बैताल पच्चीसी की रचना संस्कृत कवि शिवदास की रचना से कथा लेकर की गई है। अब देखिए जो बैताल पच्चीसी की जो रचना है ना, ये संस्कृत के एक कवि हैं शिवदास, तो उनकी रचना जो कथा है उससे ली गई है। तो यहाँ पे सूरत मिश्र जो लिखते हैं बैताल पच्चीसी, ये किससे कथा ली गई है, तो शिवदास की संस्कृत के कवि हैं उनकी कथा से ये कथा ली गई है। और बैताल पच्चीसी का देखिए खड़ी में इसका अनुवाद होता है, पहले क्या होता है ब्रज भाषा में लिखते हैं, जो सूरत मिश्र हैं वो ब्रज भाषा में लिखते हैं। पहले शिवदास लिखते हैं, उनसे कथा लेकर कौन लिखता है, तो सूरत मिश्र लिखते हैं बैताल पच्चीसी। फिर इसके बाद इसको हिंदी खड़ी बोली में अनुवाद करते हैं, कौन कौन अनुवाद करते हैं, तो लल्लू लाल और मजहर अली है। देखिए ये तो बैताल पच्चीसी की खड़ी बोली में, देखिए यहाँ पे खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद करते हैं। कौन अनुवाद करता है, तो मजहर अली के साथ कौन मिलकर, लल्लू लाल करते हैं। तो मजहर अली के साथ लल्लू लाल मिलकर करते हैं, और इसका नाम क्या रखते हैं, बैताल पच्चीसी। पच्चीसी यहाँ पे थोड़ा सा अंतर देखिए, यहाँ पे आधा लग जाता है। तो बैताल पच्चीसी, अगर पूछे बैताल पच्चीसी की रचनाकार कौन है, तो सूरत मिश्र। और पूछे कि बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है, तो इसके लल्लू लाल। यहाँ पे कि मजहर अली इनके साथ में है, लेकिन नाम आता है लल्लू लाल का। तो यहाँ पे बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है, तो लल्लू लाल, और इनके साथ में मजहर अली भी थे। तो इसको हिंदी खड़ी बोली में अनुवाद करते हैं। पहले संस्कृत में थी, संस्कृत से फिर ब्रज भाषा में आई, फिर ब्रज भाषा में खड़ी हिंदी में इसको कौन लाया, तो लल्लू लाल और मजहर अली। आगे देखिए संवत यहाँ पे 1852, मतलब ईस्वी में अगर देखेंगे तो 1795 में लाला हीरा लाल ने आईने अकबरी की भाषा व चाणिका, तो जो हीरा लाल हैं ये एक रचना करते हैं, आईने अकबरी की भाषा व चाणिका नामक पुस्तक की रचना करते हैं। तो आईने अकबरी की भाषा व चाणिका के लेखक कौन है, तो लाला हीरा लाल। अब देखिए दनकौर के निवासी प्रियदास 1779 ईस्वी में सेवक चरित्र की ये गद्य ग्रंथ लिखा है। तो सेवक चरित्र की अगर रचनाकार पूछे तो इसके रचनाकार कौन है, तो दनकौर के निवासी प्रियदास इसके रचनाकार हैं। कौन है, सेवक चरित्र के रचनाकार कौन है, तो प्रियदास हैं। अब देखिए ये जो है गद्य ग्रंथ है, लिखा गया है, और ये राधा वल्लभी संप्रदाय से संबंधित है। तो जो प्रियदास हैं तो राधा वल्लभी संप्रदाय से क्या है, संबंधित हैं। अब देखिए लल्लू लाल ने राजनीति, जो लल्लू लाल हैं ये राजनीति तथा माधव विलास ये नाम से ये रचना करते हैं। ये ब्रज भाषा गद्य में मिश्रित ग्रंथ है। यहाँ पे गद्य और पद्य मतलब ये भी चंपू है। तो यहाँ पे देखिए जो लल्लू लाल की दो रचनाएं और मिलती हैं, एक तो बैताल पच्चीसी मिलती है, उसके बाद क्या मिलती है, यहाँ पे माधव विलास और राजनीति नामक जो है ये ब्रज भाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ की रचना करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे बोलते हैं माधव विलास जो 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण से दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। तो ये देखिए जो माधव विलास है ना, तो 19वीं शताब्दी का अगर सामाजिक आप जीवन को बारे में जानना चाहते हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो माधव विलास, क्योंकि माधव विलास 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप को चित्रित करती है। अब देखिए मणिकलाल ओझा, जो मणिकलाल ओझा हैं 1828 ईस्वी में सोमवंश की वंशावली ये मणिकलाल ओझा, इसके रचनाकार कौन है, तो मणिकलाल ओझा। तो अगर पूछे जाए सोमवंश की वंशावली के लेखक कौन हैं, तो मणिकलाल ओझा हैं, और ये 1828 में इसकी रचना करते हैं। ये ब्रज भाषा में है, किसमें है, ब्रज भाषा में, गद्य में है दोस्तों। देखिए पहले ब्रज भाषा का बहुत प्रभाव था, तो पहले लोग ब्रज भाषा में लिखते थे या अवधी में लिखते थे, उससे पहले राजस्थानी में लिखते थे।
तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहा है, तो ब्रज भाषा का रहा है। अवधी का भी रहा है, लेकिन ब्रज भाषा का ज़्यादा रहा है। तो मणिकलाल ओझा ने सन 1828 ईस्वी में सोमवंश की वंशावली ये नामक पुस्तक की रचना करते हैं। तो सोमवंश की वंशावली किसकी रचना है, तो मणिकलाल ओझा की है। देखिए, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी साहित्य से मिलता है। अब देखिए, दक्षिणी साहित्य के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दखनी, देहलवी, जवाने हिंदुस्तान आदि कई नामों से बुलाते थे। तो दो दक्षिणी साहित्यकार हैं ना, दखनी बोलते हैं इसको, दक्षिणी नहीं, दखनी साहित्यकार जो हैं वो उसको हिंदी को क्या बोलते थे, हिंदवी बोलते थे, दखनी बोलते थे, देहावली बोलते थे, जवान हिंदुस्तान बोलते थे। ये इस नाम से उसको पुकारते थे। अब देखिए, दखनी हिंदी जो है ना, दखनी हिंदी के ये संबंध में प्रोफेसर जो ये कहते हैं इतिहास हुसैन ने लिखा है, इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी, खड़ी बोली का मेल था। कौन कौन सा था, तो पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का इसमें मेल था। तो इसको मिलाकर क्या बोला जाता है, तो दखनी बोला जाता है। तो कौन कौन सी भाषा थी उसमें, पंजाबी, हरियाणवी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रज भाषा के प्रभाव से बची नहीं रही। तो इसमें भी क्या होता है, ब्रज भाषा इसमें भी अपना प्रभाव डालता। जैसे कोई ना कोई तो प्रभाव डालेगा। जैसे क्या है, पहले मुगल आए तो मुगल ने इसमें यहाँ पे क्या किए, उर्दू, फारसी इसका मतलब मिक्स हुआ। फिर अंग्रेज आए तो यहाँ पे अंग्रेजी शब्दों को मिक्स हो गया। तो उसमें जब ब्रज भाषा का प्रभाव बहुत ज़्यादा था तो इन भाषाओं में भी ब्रज भाषा आ गई, ब्रज भाषा के शब्द आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, प्रभाव से भी बची नहीं रही। सबसे बड़ी बात यह थी, इसमें फारसी अरबी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए। भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे कोई समाज डेवलप होता है या बाहर से आता है तो अपनी भाषा लेकर आएगा। भले यहाँ की भाषा वो बोलने लगे, लेकिन अपने कुछ न कुछ शब्दों का प्रयोग तो करेगा वो। तो वो शब्द इसमें भी प्रचलित हो गए। अब यहाँ देखिए, इस भाषा में, दक्षिणी भाषा में जो बताया जा रहा है यहाँ पे, जिसमें पंजाबी, हरियाणवी और खड़ी बोली थी, उसमें तो ब्रज भाषा के तो प्रभाव रहेगा ही, क्योंकि ब्रज भाषा तो उस समय की भाषा थी। फिर उसके बाद जो बाहर से लोग आए उसमें अपनी भाषा को ले गए, तो उनका भी शब्द इसमें आ गया। अब देखिए, यहाँ पे फारसी अरबी के अनेक शब्द भी इसमें क्या हो गए थे, सम्मिलित हो गए। अब इतिहास से पता चला कि आरंभ में इन्होंने उसी भाषा से जो है काम चलाया, दक्षिणी भाषा से। और दक्षिणी भाषा में आप जानते हैं पंजाबी, हरियाणवी और जो खड़ी बोली का प्रभाव था। और ब्रज भाषा भी उसमें कुछ शब्द थे, उर्दू फारसी के भी उसमें कुछ शब्द हैं, काम चलाया, यहाँ तक कि यह उन्नति करने के साहित्य की भाषा बन गई। अब यहाँ आप देखिए, कह रहे हैं कि उन्नत करके यह क्या हो गई, साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने कभी हिंदी, कभी जुबाने हिंदुस्तान कहा, कभी दखनी कहकर इसको पुकारा है। यदि दखनी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन माना जाता है, तो इनको ख्वाजा बंदा नवाज गेद यहाँ पे गेसूद राज माने जाते हैं। कौन, ख्वाजा बंदा नवाज गेसूद राज। यहाँ आप देखिए, इनका समय कब से कब था, तो 1318 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक इनका समय रहा है तक। तो ये सबसे देखिए, दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक माने जाते हैं ख्वाजा बंदा नवाज गेसूद राज माने जाते हैं। अब देखिए, ख्वाजा बंदा नवाज गेसूद राज की प्रसिद्ध जो रचना क्या है, यहाँ पे मिराजुल आस्कीन दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। तो दक्षिणी गद्य के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं, तो ख्वाजा बंदा नवाज गेसूद राज माने जाते हैं। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है मिराजुल आस्कीन, ये जो है दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है दोस्तों। इनकी अन्य रचनाएं क्या है, शिकारनामा और तिलावतुल वजूद। इसके बाद यहाँ तीसरा है हिदायतनामा, रिसाला सहवारा या 12 मासा। तो ये इनकी रचनाएं हैं, शिकारनामा, तिलावतुल वजूद, हिदायतनामा और रिसाला सहवारा या 12 मासा। तो ये ख्वाजा बंदा नवाज गेसूराज की रचना है। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं मिराजुल आस्कीन में सूफी धर्मों का उपदेश है। जो अगर पूछा जाए तो मिराजुल आस्कीन में क्या है, तो ये क्या है, सूफी धर्म। सूफी धर्म मतलब जैसे क्या होता है, इस्लाम कई भागों में बटा हुआ था ना,
तो सूफी धर्म में क्या होते हैं, थोड़ा नरम, जैसे सेकुलर होते हैं। और बाकी जो और ज़्यादा इस्लाम कट्टर हो गया था, इसीलिए उसमें सूफी धर्म का उदय हुआ था। आप अगर मध्यकाल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे सूफी धर्म का उदय होता है। तो यहाँ पे देखिए मिराजुल आस्कीन जो है ना, सूफी धर्म का उपदेश है उसमें, जो प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। और ये कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही के प्रमुख रचना है। तो देखिए जो कुतुब मुश्तरी ये किसकी रचना है, तो मुल्ला वजही का प्रमुख रचना है। तो इसको याद रखिएगा, कुतुब मुश्तरी किसकी रचना है, तो मुल्ला वजही की रचना है। मुल्ला वजही ने यहाँ पे सन 1635 ईस्वी में सबरस नामक ग्रंथ की रचना की। तो इनकी एक रचना क्या है, सबरस नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की। कब, 1635 ईस्वी में। सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। अब जो उर्दू साहित्य है ना, उसमें सबसे पहली गद्य रचना किसको मानी जाती है, तो इन सबरस, मुल्ला वजही की रचना जो है सबरस, तो इसको माना जाता है। अब सबरस में तवस्सुफ के सिद्धांत का प्रतीकात्मक शैली में यहाँ पे व्यक्त किया गया है। तो जो सबरस में ये क्या है, तवस्सुफ के सिद्धांत को प्रतीकात्मक शैली के रूप में व्यक्त किया गया है। देखिए दक्षिणी हिंदी में यहाँ पे कुलियाते कुली कुतुब शाह नामक एक बृहद काव्य की रचना मोहम्मद अली कुतुब शाह करते हैं। तो यहाँ पे जो मोहम्मद अली कुतुब शाह हैं, तो एक रचना करते हैं, वो भी दक्षिणी हिंदी में। कहते वो क्या है, रचना क्या है, कुलियाते कुली कुतुब शाह। तो याद करने में इसको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कुतुब शाह है और इसमें भी कुतुब शाह है। तो यहाँ पे कुलियाते कुली कुतुब शाह, इनकी इसके लेखक कौन है, तो मोहम्मद अली कुतुब शाह। अब हुसैन अली खान ने, यहाँ देखिए करें, हुसैन अली खान ने सन 1838 ईस्वी में यहाँ पे चार दरवेश का फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया। तो हुसैन अली खान जो है, जो वो 4 दरवेश का फारसी में दक्षिणी में अनुवाद किया। तो यहाँ पे देखिए चार दरवेश का जो फारसी में था, इसको दक्षिणी में अनुवाद कौन किया, तो हुसैन अली खान ने किया इसका। अब देखिए चार दरवेश की अनुवाद हुसैन अली खान ने अपने पुत्र के लिए किया है। जो ये 4 दरवेश है ना, इसका अनुवाद हुसैन अली किस लिए किया था, अपने पुत्रों के लिए किया था। क्योंकि जब मतलब उस समय भाषा दूसरी हो गई थी, तो इसीलिए उसको जो अभी भाषा है उसमें अनुवाद करेंगे तभी तो समझ पाएंगे। जैसे अभी आप लोग संस्कृत नहीं समझते, संस्कृत बहुत जो पढ़े लिखे हैं वही समझ पाएंगे, तो उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। जो भाषा इस समय की भाषा है उसमें अनुवाद किया जाता है। तो जी ये 4 दरवेश है ना, इसको पहले फारसी में था, इसको दक्षिणी में कौन अनुवाद करते हैं, तो ये अनुवाद करते हैं हुसैन अली खान, अपने पुत्रों के लिए अनुवाद करते हैं। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के कवि गंग, अकबर के दरबारी कवि थे गंग के रचित कौन से चंद छंद वर्णन की महिमा से मानते हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ कब से माना है, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ, तो ये जो है अकबर के दरबारी कवि गंग थे, उनकी एक रचना है चंद छंद वर्णन महिमा से माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कह दिया है, जो मान लिया है, वो जो है पत्थर की लकीर हो जाती है। तो आप लोग इसको जरूर से याद रखिएगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है खड़ी बोली के प्रथम गद्य किसको मानते हैं, तो ये गंग की रचना है चंद छंद वर्णन, तो इसको मान। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की जो गुरुमुखी लिपि है, खड़ी बोली गद्य की लिपि है, इसको कौन कौन रचा है, तो एक है सोडी मिहिरवान, इनके पुत्र हैं हरजी और दयाल अनेमी। तो ये लेखकों ने गुरुमुखी लिपि की रचना की है। गुरुमुखी लिपि है एक मानी जाती है, जिसमें गुरु की जो है वर्णन किया जाता है, गुरु की महिमा का वर्णन किया जाता है। तो गुरुमुखी लिपि इसके जो है इसको कौन रचा है, तो सोडी मिहिरवान, हरजी, दयाल अनेमी, ये आदि लेखकों ने की है। अब देखिए जो ये सोडी मिहिरवान है ना, इनकी एक रचना है, क्या है, सचखंड पोथी। क्या है, सचखंड पोथी। इसमें क्या लिखी है, गुरुवाणी की व्याख्या की है। तो गुरुवाणी की इसमें क्या की गई है, व्याख्या की है। ये रचना किसकी है, यहाँ पे सोडी
मिहिरवान की रचना है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करना कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए सोडी मिहिरवान के जो पुत्र हैं हरजी, इनकी 3 पुस्तकें हैं। एक सुखमणि, यहाँ पे देखिए एक सुखमणि जो है सह रचना नाम, जिसे यहाँ पे परमारथ भी बोला जाता है। और दूसरा क्या है, दूसरा है गोसठ गुरु मिहिरवान, और तीसरा क्या है पोथी हरजी। तो यहाँ पे अपने पिता के नाम पे लिखते हैं गोसठ गुरु मिहिरवान, और अपने नाम पे लिखते हैं पोथी हरजी। तो ये इनकी 3 रचनाएं हैं। अब जो दयाल अनेमी हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो दयाल अनेमी की रचनाएं हैं क्या है, इनके अवगत उल्लास। दूसरा है यहाँ देखिए अष्टावक्र भाषा, अष्टावक्र भाषा, और तीसरी इनकी रचना है गीता भाष्य। तो ये गीता भाष्य भी लिखते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यही है गीता भाष्य, और ये भी अष्टावक्र भाषा। यहाँ पे देखिए अवगत उल्लास। तो इनकी तीन रचनाएं हैं, तीन में ये अष्टावक्र भाषा और ये गीता भाष्य, ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए जॉर्ज गियर्सन, R.W. फ्रेजर, नल्ली मोहन सान्याल, ये जो है ना प्रभृत विद्वान आधुनिक साहित्य खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम गिलक्रिस्ट, यहाँ पे गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लूलाल सदल मिश्र को बताते हैं। तो ये जो विद्वान है कौन कौन, जॉर्ज गियर्सन, R.W. फ्रेजर और नल्ली मोहन सान्याल, ये विद्वान ने आधुनिक साहित्य की खड़ी बोली का आविष्कार किसको मानते हैं, आविष्कारक किसको मानते हैं, तो ये जो है ना ये मानते हैं कि जो गिलक्राइस्ट थे, जो यहाँ पे एक कलकत्ता में जो कॉलेज खोला गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया था, तो उसके जो एक पहले प्रोफेसर थे गिलक्राइस्ट, इनकी अध्यक्षता में लल्लूलाल तथा सदल मिश्र को बताते हैं। ये जो जॉर्ज गियर्सन है और R.W. फ्रेजर और नल्ली मोहन सान्याल, ये किसके बताते हैं कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य गद्य बोली का आविष्कार किसने किया है, तो ये गिलक्राइस्ट जो प्रोफेसर थे वहाँ के, उनकी अध्यक्षता में लल्लूलाल तथा सदल मिश्र को बताते हैं। अब देखिए सन 1800 ईस्वी में यहाँ पे मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पंचांग दर्शन एक जो कैलेंडर आता है, तो यहाँ पे 1800 ईस्वी में ये जो मथुरा प्रसाद शुक्ल है ना, वो पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना करते हैं। तो ज्योतिष ग्रंथ की रचना कौन करता है, तो मथुरा प्रसाद शुक्ल पंचांग दर्शन के नाम से नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए करें यहाँ संवत 1818, मतलब ईस्वी में अगर उसको लाएंगे तो 1761 हो जाएगा। तो पंडित दौलत राम ने हरिसेनाचार्यकृत जैन पद्म पुराण, तो ये जैन पद्म पुराण के रचनाकार हरिसेनाचार्य हैं, और उनका क्या है, दौलत राम जो है ना उसका भाषा अनुवाद करते हैं। भाषा अनुवाद मतलब उस समय की जो भाषा है उसमें अनुवाद करते हैं। जो हरिसेनाचार्य की कृत जैन पद्म पुराण है उसको भाषा अनुवाद करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है विक्रम संवत 1798 यानी 1741 ईस्वी में रचित है, जो यहाँ पे भाषा योग वशिष्ठ, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। अब देखिए जब भाषा योग वशिष्ठ है ना, इसको जो है परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक मानते हैं। कौन मानते हैं, तो ये रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। और रामचंद्र शुक्ल जो मान लिए तो पत्थर की लकीर हो जाती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, भाषा योग वशिष्ठ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाषा वो योग वशिष्ठ के लेखक कौन है, तो निरंजनी, ये जो है राम प्रसाद निरंजनी है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो योग वशिष्ठ के लेखक कौन है, तो राम प्रसाद निरंजनी है, और इसे परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। आगे आइए देखते हैं। देखिए भाषा योग वशिष्ठ की भाषा क्या थी, तो ये भाषा पंजाबी और पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली थी। ये क्या योग वशिष्ठ है, इसकी भाषा क्या थी, ये पंजाबी ब्रज मिश्रित खड़ी बोली है। देखिए मुंशी सदासुख लाल ने खड़ी बोली में सुख सागर की रचना की। तो यहाँ देखिए ये सुख जो सदा सुखी रहेगा वही तो सुख सागर की रचना करेगा। तो यहाँ पे मुंशी सदासुख लाल ने किसकी रचना की है, तो ये खड़ी बोली में सुख सागर की रचना की है। विष्णु पुराण के आधार पर ये इनकी जो रचना है ना सुख सागर, ये विष्णु पुराण के आधार पर किया गया है। तो विष्णु पुराण के आधार पर सुख सागर की रचना कौन करता है, तो मुंशी सदासुख लाल करते हैं। आइए अगला देखते हैं। यहाँ देखिए खड़ी बोली की गद्य की एक साथ बढ़ाने वाले 4 महानुभाव कौन थे, तो हिंदी का जो खड़ी बोली गद्य है
ये एक साथ 4 विद्वान इसको क्या करते हैं, इसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो कौन कौन से लोग हैं, तो मुंशी सदा सुखलाल नियाज, सैयद इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। तो ये चारों महानुभाव जो हैं, ये हिंदी खड़ी बोली को आगे बढ़ाने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो कौन कौन से थे, मुंशी सदा सुखलाल नियाज, सैयद इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र। तो लल्लू लाल और ये सदल मिश्र थे, ये दोनों जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे, और बाकी 2 लोग फोर्ट विलियम कॉलेज से उनका कोई संबंध नहीं था। यहाँ देखिए मुंशी सदा सुखलाल नियाज और इंसा अल्लाह खां, इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। और बाकी लल्लू लाल और सदल मिश्र ये वहाँ के भाषा मुंशी थे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए मुंशी सदा सुखलाल ने ये रस्म और रिवाज भाषा का दुनिया से उड़ गया। तो ये इन्होंने ये एक शब्द कहा है, एक वाक्य कहा है कि रस्म और रिवाज भाषा का दुनिया से उड़ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कि ये किसने कहा है। तो रस्म और रिवाज भाषा का दुनिया से उड़ गया, तो ये किसने कहा है, तो मुंशी सदा सुखलाल ने लिखा है। देखिए लल्लू लाल जो हैं, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रधानाध्यापक रह चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 लोग, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये दोनों जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रधानाध्यापक रह चुके हैं। और फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1800 ईस्वी में हुई थी। तो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। लॉर्ड विलेजली के ये उस समय वो थे, क्या बोलते हैं, भारत के वायसराय थे। और इसके पहले जो प्रोफेसर थे वो गिलक्राइस्ट थे। तो आइए अगला देखते हैं। यहाँ देखिए मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना क्या क्या है। इनकी रचना है सुख सागर और ये मुंतखबुत्तर वारिक। यहाँ देखिए दो रचनाएं इनकी, सुख सागर एवं मुंतखबुत्तर वारिक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सुख सागर और ये मुंतखबुत्तर वारिक की, ये दोनों रचनाएं पूछा गया है। तो ये किसकी रचना है, तो मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना है। अब देखिए इंशाअल्लाह की रानी केतकी की कहानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है, तो ये इंसा अल्लाह खान ने लिखी है। अब इसकी रचना कब से कब होती है, तो ये 1798 से 1803 ईस्वी में के मध्य इसकी रचना होती है। तो ये इंसा अल्लाह खान ने कि इनकी रचना कौन है, रानी केतकी की कहानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको उदयभान चरित्र भी बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, इंसा अल्लाह खां। और इसका समय भी पूछा गया है दोस्तों, इसके कब से कब रचना हुई, तो ये 1798 से 1803 के बीच हुई थी इसकी रचना। और रानी केतकी की कहानी जो है, इसको उदयभान चरित्र के नाम से भी जानते हैं। तो उदयभान चरित्र के नाम से भी इसको जानते हैं। और देखिए रानी केतकी की कहानी में सर्वप्रथम जो है खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में जो है प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ। लौकिक मतलब इस समाज में जैसे समाज में घटना जो नहीं हो सकती, मतलब लौकिक होती है। लौकिक मतलब जैसे कल्पना में की है। यहाँ पे लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्रपात किसने किया है, तो रानी केतकी की कहानी में आता है और इसके रचनाकार हैं इंसा अल्लाह खां। तो इसमें लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्रपात हुआ, तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर रानी केतकी की कहानी, जिसे जो है उदयभान चरित्र के नाम से भी जाना जाता है, इसके रचनाकार कौन है, तो ये इंसा अल्लाह खां है। तो यहीं से लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्रपात होता है। अब देखिए इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा नीति की घोषणा निम्न शब्दों में की है कि यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छूट और न किसी बोली का मेल है न पुट। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छूट और न किसी बोली का मेल है न पुट। अब देखिए शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी के ये क्या है, हास्य प्रधान मानी जाती है। ये शैली की दृष्टि से कैसे है, ये हास्य प्रधान है, हास्य प्रधान शैली में लिखी गई है। रानी केतकी की कहानी या जो है उदयभान चरित्र की कहानी, ये हास्य प्रधान है। इंसा अल्लाह खां की जो भाषा है, ये इनकी भाषा क्या है, सबसे चटकीली मटकीली अलंकृत और किस्सा गोई शैली में लिखी गई है। मुहावरेदार चलती भाषा है। चलती भाषा मतलब जैसे गांव में अनपढ़ लोग होते हैं ना, जो कोई काम धाम नहीं रहता, वो बोलते रहते हैं, तो उस तरह से उसको चलती भाषा बोलते हैं। जैसे बोल देते हैं, जैसे टपोरी बोलते हैं जिसको आप लोग दोस्तों, टपोरी। तो उस टपोरी भाषा को हम लोग कौन सी भाषा बोलेंगे, तो चलती हुई भाषा। क्या बोलेंगे, चलती हुई भाषा। तो इनकी भाषा क्या थी, चटकीली मटकीली अलंकृत किस्सा गोई शैली
मुहावरेदार। तो देखिए जो ये इंशाअल्लाह खां थे ना, तो ये बहुत मतलब हाँ मजाकिया स्वभाव के थे, तो इसीलिए जब भी बोलते थे चटकीले मटकीले शब्द बोलते थे। इनकी भाषा चटकीली मटकीले और अलंकृत है, किस्सा गोई शैली में, और मुहावरेदार होती थी। मुहावरेदार मतलब मुहावरा में बोलते थे। तो ये और इनकी भाषा क्या थी, चलती थी। चलती हुई अभी आप लोग को हमने बताया जो टपोरी होते हैं उस चलती भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए रानी केतकी की कहानी, अब दोस्तों इनको टपोरी मत समझ लेना, बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं, तो इनको आप लोग जो है क्या टपोरी मत समझ लेना कि ये भी टपोरी थे, नहीं ऐसी बात नहीं। देखिए रानी केतकी की कहानी जो है हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य जो है कथा है। ये पहली मौलिक मौलिक मतलब समझ रहे हो, जो खुद की कथाएं डेवलप की। जैसे क्या लोग क्या होता है ना, जो कहानियों पुराण उराण से उठा लेते हैं, जो पहले कोई लिखा हो पुराण महाभारत रामायण वामायण से कहानी उठा लेते हैं। लेकिन ये जो के रानी केतकी की कहानी है, ये जो है ना पहली पहली मौलिक लिखित, मौलिक मतलब खुद से लिखी गई है, कहीं से ये कहानी उठाई नहीं गई है, खुद से सोच कर लिखी गई है। तो ये पहली मौखिक लिखित गद्य कथा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए इंशाअल्लाह खान ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि ये भारतीय थी और बोले कि हम जो है विदेशी भाषा का यूज नहीं करेंगे। देखिए पहले क्या था, जब मुग़ल आए तो यहाँ पे उर्दू फारसी लाए, तो यहाँ पे उर्दू फारसी डेवलप हुई और यहाँ पे राजकीय भाषा वो बन गई। तो सभी काम काज उसमें जो क्या होते थे उर्दू फारसी में होते थे। तो उन्होंने क्या, उस समय आंदोलन चल रहा था कि हम लोग जो है हिंदी को राजकीय भाषा बनाया जाए। तो जब अंग्रेज आए तो उस समय भी उर्दू चल रही थी, उर्दू फारसी ही चल रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे आंदोलन चला कि हिंदी को राजकीय भाषा बनाया जाए। तो ये सब जो विद्वान थे ये सब प्रण करते हैं कि हम आज से उर्दू भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो इंशाअल्लाह खां थे वो बोलते थे कि हम 3 प्रकार शब्दों से अपने रचनाओं को मुक्त रखेंगे। तो कौन कौन से शब्द थे उसमें, देखिए जो बाहर की बोली है, बाहर की बोली अर्थात अरबी फारसी और तुर्की। और दूसरा क्या है ना कि जैसे गवारी, गवारी किसे बोलते हैं, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना, तो जैसे ब्रज भाषा हो गया, अवधी हो गया, इसको गवारी बोलते हैं। जैसे अभी गांव वाले जाएंगे, जैसे बोल देंगे कि का हो चलबा कि न चलबा, तो ये सब क्या है, ये सब जो है जैसे गंवारी भाषा लगती है ना। अब जैसे खड़ी बोली में बोलेंगे, खड़ी हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे हाँ ये पढ़ा लिखा लगता है। अगर बोलेंगे का हो चलबा खाना खाबा, तो ये बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है, तो ये गंवारी है, मतलब इसमें कौन सी भाषा आती है, ब्रज भाषा अवधी आती है। और फिर ये दूसरा हो गया। तीसरा कैसे बोलते हैं कि भाखापन, भाखापन मतलब अर्थात जैसे संस्कृत, संस्कृत का जो शब्द आते हैं ना, जैसे उसका लोग समझ नहीं पाते अर्थ, जैसे आज के आम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो संस्कृत के शब्द मतलब पढ़े लिखे भी ज़्यादा तक नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि भाखापन, भाखापन अर्थात संस्कृत के जो शब्दों का मेल है ना उसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कौन कौन से, तो यहाँ पे अरबी फारसी तुर्की, दूसरा में गवारी अर्थात ब्रज भाषा और अवधी के शब्द नहीं प्रयोग करेंगे। तीसरा है भाखापन अर्थात संस्कृत के शब्दों का मेल, इसमें जो है उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये कौन प्रण लेता है, तो ये लेते हैं इंशाअल्लाह खां कि हम विदेशी भाषाओं का प्रयोग नहीं करेंगे। तीन प्रकार के शब्दों से अपने रचनाओं को मुक्त रखेंगे, बाहर की बोली उर्दू फारसी तुर्की, और दूसरा गवारी यानी ब्रज भाषा और अवधी। तीसरा क्या कहते हैं भाखापन अर्थात संस्कृत शब्दों का जो मेल होता है उसको हम प्रयोग आज से नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने शपथ लिया। अब देखिए लल्लू लाल ने 11 पुस्तकों की रचना की जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, तो सिंहासन बत्तीसी की रचना है, क्या सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, अभी हमने आपको बताया कि बैताल पच्चीसी इन्होंने जो है हिंदी अनुवाद किया था, बैताल पच्चीसी। और इसके बाद इनकी एक रचना है शकुंतला जो है नाटक, शकुंतला नाटक, माधव नल राजनीति और प्रेम सागर, लतायफ हिंदी, ब्रज भाषा व्याकरण, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका, ये 11 पुस्तकों की इन्होंने रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें बैताल पच्चीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, शकुंतला नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है, माधवनल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेम सागर तो इनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो प्रेम सागर बहुत बार पूछा गया है। और ये जो है सभा विलास, ये और ये ब्रज भाषा व्याकरण और लाल चंद्रिका, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमने ट्रिक बनाई हुई है, आपको आइए बता देते हैं इसकी ट्रिक क्या है, कैसे इसको आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे इनकी ट्रिक क्या है कि एक जो है बाप बेटे की बात चल रही है। यहाँ देखिए एक बेटा राजनीति में जाने के प्रयास कर रहा है, तो बाप उसको समझाता है कि तुम लल्लू हो, तुम क्या हो, लल्लू, अपने बेटे को कहता है कि तुम लल्लू हो, तुम्हें अगर सिंहासन चाहिए ना,
कह रहे हैं कि तुम लल्लू हो। जब इतनी बात कहते हैं तो बेटा क्या करता है, हंसने लगता है। तो कहते हैं कि देख, सिंहासन अगर चाहिए, सिंहासन मतलब राजनीति में अगर मुख्यमंत्री बनना है या प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए, अगर सिंहासन चाहिए तुझे तो ये बत्तीसी मत दिखा। तो यहाँ पे सिंहासन बत्तीसी कह रहे हैं, सिंहासन चाहिए तो बत्तीसी मत दिखा, यहाँ सिंहासन बत्तीसी। कह रहे हैं कि देख जाकर जो है बैताल और शकुंतला के पैर पकड़ ले। तो बैताल और शकुंतला जो है ना उस राजनीतिक पार्टी के बहुत बड़े जो है उसमें प्रभाव रखते थे। तो यहाँ पे देखिए बैताल और शकुंतला जिस पार्टी में जुड़ा है, माधव है, बाप बेटा मतलब बेटा माधव है। तो कह रहे हैं बेटा माधव, तू जो है ना तू जो है लल्लू है, तो तू बत्तीसी मत दिखा। अगर सिंहासन चाहिए तो बत्तीसी मत दिखा, जाके क्या कर, बैताल और शकुंतला दो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उस पार्टी के। तो बैताल और शकुंतला के जो है 20-25 बार पैर पकड़ मतलब उससे क्या हुआ ना, कुछ ऐसे बोल दिया था ये कि वो लोग नाराज़ हो गए थे। तो बोला कि तू उनको नाराज़ करके कभी सिंहासन नहीं पा सकता, और ये बत्तीसी तू मत फाड़। तू जो है क्या कर, जाके बैताल और शकुंतला के क्या कहते पैर पड़ जा, 20-25 बार पैर पकड़ के उनसे माफ़ी मांग ले उसको। तो यहाँ पे देखिए बैताल पच्चीसी मतलब 25 बार उनसे पैर पकड़ ले, किसका, तो बैताल का और शकुंतला का पैर पकड़ ले। कह रहे अब वो कह रहा है कि मेरा प्रतिष्ठा है, मेरी डिग्निटी है, मैं कैसे पैर पकड़ूँ किसी का। तो बोलते देख तू झूठा मूठा ही पैर पकड़ ले, जाके झूठा ही वहाँ पे क्या कर ले, पैर पकड़ ले, सच में मत पकड़। तो माधव तू जाके झूठे ही उन सब का पैर पकड़ ले, और ये झूठी, ये राजनीति में सब करना पड़ता है। तो बोलते हैं कि माधव, तो यहाँ पर माधव नल, तो माधवनल तू जाके ये जो है पैर पकड़ ले, झूठा ही नाटक ही कर, तू नाटक में ही पकड़ लेते हैं, हाँ शकुंतला नाटक। तो बैताल पच्चीसी कह रहे ये पैर पकड़ ले 20-25 बार, किसका, बैताल। तो बैताल पच्चीसी और चाहे नाटक ही कर, तो शकुंतला नाटक। तो कहते हैं माधवनल राजनीति में ना ये सब करना पड़ता है, राजनीति में ये सब करना पड़ता है। तो यहाँ इनकी रचना क्या है, राजनीति। फिर कहते हैं राजनीति में झूठा जो है प्रेम दिखाना पड़ता है, क्या है, राजनीति में झूठे प्रेम दिखाना पड़ता है, तो प्रेम सागर। फिर कह रहे हैं देखिए राजनीति में जो भाषा है ना, वो भाषा को बहुत अपने संयम रखनी चाहिए भाषा में। तो यहाँ पे करें जो यहाँ की हिंदी भाषा है, तो उस पर क्या करें, संयम रख, यहाँ पे नहीं तो क्या खा जाएगा, लात खा जाएगा। मतलब जैसे जनता में अगर कुछ इधर उधर बोल देगा तो क्या करेगा, लात खा जाएगा। तो यहाँ पे लताए पे हिंदी, तो अपनी भाषा क्या रख, भाषा पे बहुत संयम रख। तो हिंदी में भाषा में बहुत संयम रख के बोल, बहुत शब्दों को चूज करके शब्दों को बोल, नहीं तो क्या हो जाएगा, लात खा जाएगा। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे लताए पे हिंदी। फिर अगला कहते हैं देखो यहाँ पे ब्रज भाषा इसमें ज़्यादा प्रचलित है, तो ब्रज भाषा का तू व्याकरण पढ़ ले, जिससे तू शुद्ध हिंदी बोल पाएगा। तो कहते हैं ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा व्याकरण। फिर आगे बोलते हैं देख कभी सभा उभा हो, जैसे जनता के बीच कभी सभा में तू बोल रहा हो, तो वहाँ पे देखिए तू जो है ना माधव, तू जो है वहाँ भोग विलास की बात कभी मत करना। तो यहाँ पे देखिए सभा विलास, भोग विलास मतलब सभा विलास, कभी सभा में भूल कर भी भोग विलास की बात मत करना। माधव तू जो है सभा में कभी भोग विलास की बात मत करना। तो यहाँ पे सभा विलास, माधव विलास। फिर इसके बाद नहीं तो जनता ना तुझे मार करके क्या कर देगी, लाल कर देगी। जनता मार मार के तुझे क्या कर देगी लाल कर देगी। तो ये जो है ट्रिक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए सिंहासन चाहिए तो क्या कर, बाप जो है अपने बेटे माधव को समझा रहा है कि बेटा अगर सिंहासन चाहिए तुझे बत्तीसी मत फाड़, तो सिंहासन बत्तीसी। जाके बैताल और शकुंतला के क्या कर ले, पैर पकड़ ले, चाहे नाटक ही कर, लेकिन 20-25 बार उनके पैर पकड़ के माफ़ी मांग ले। फिर माधवनल कहते हैं माधवनल राजनीति में ये सब नाटक करना पड़ता है, तो शकुंतला नाटक। झूठ मूठ का क्या करना पड़ता है, प्रेम दिखाना पड़ता है उसमें, देखो प्रेम दिखाना पड़ता है। और अपने भाषा पे जो है हिंदी भाषा एकदम संयम रख, नहीं तो क्या करेगा, लात खा जाएगा। तो यहाँ पर लताए पे हिंदी, क्योंकि नेता के बहुत लात खाते रहते हैं। अब दूसरा क्या है, ब्रज भाषा, क्योंकि अब जहाँ पे ब्रज भाषा प्रधान है उस समय ब्रज भाषा प्रधान थी, तो ब्रज भाषा पे अपने क्या करें, उसको व्याकरण को ठीक कर ले। और फिर बोल रहे हैं कि सभा में कभी भी भूल कर भी भोग विलास की बात मत करना, तो सभा विलास। फिर माधव भोग विलास की बात मत करें, तो माधव विलास। फिर इसके बाद नहीं जनता क्या कर देगी, मार्ग लाल कर देगी, तो लाल चंद्रिका। तो यहाँ पे ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप इनकी रचनाओं को याद कर लेंगे। आइए आगे देखते हैं। लल्लू लाल का जो ब्रज भाषा व्याकरण है ना, इसकी मौलिक रचना है। तो लल्लू लाल जो मौलिक रचना है इनकी क्या है, और बाकी सब जो रचनाएं होती है क्या होती है, अनुदित होती है कि कहीं से अनुवाद कर दिया हिंदी में। लेकिन जो लल्लू लाल के ब्रज भाषा व्याकरण है ना, ये इनकी मौलिक रचना है। तो लल्लू लाल कृत जो राजनीति और माधव विलास तथा लाल चंद्रिका, ये क्या है, ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई है। तो ब्रज भाषा में गद्य में कौन कौन सी इनकी रचना है,
तो यहाँ पे देखिए राजनीति माधव विलास लाल चंद्रिका, ये किस में है? ब्रज भाषा में है। तो बोलते हैं कि माधव यहाँ पे राजनीति में अगर तुमने संयम नहीं इस्तेमाल किया तो क्या हो जाएगा, तेरे जनता तुझे मार कर लाल कर देगी। तो यहाँ पे राजनीति माधव विलास तथा लाल चंद्रिका ये ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई। बाकी जो शेष रचनाएं है ना वो खड़ी बोली में है। बाकी जो रचनाएं हैं उनकी क्या है? खड़ी बोली में। तो 3 याद रखना कि राजनीति माधव विलास तथा लाल चंद्रिका ब्रज भाषा में है, बाकी सभी रचनाएं इनकी खड़ी बोली गद्य में है। देखिए लल्लू लाल ने सन 1802 ईस्वी में राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियाँ लिखी। तो जो राजनीति की किताब है ना उसमें क्या है? हितोपदेश की कहानियाँ हैं, मतलब उसमें हितोपदेश, तो हितोपदेश दिया गया है कि आपके हित के लिए उपदेश दिया गया है। अब देखिए का वो ब्रज भाषा गद्य का अनुवाद है। तो ये जो हितोपदेश की कहानियाँ हैं, सॉरी यहाँ पे देखिए जो लल्लू लाल की राजनीति है ना वो हितोपदेश की जो कहानियाँ थी उससे ली गई है। तो उसको ब्रज भाषा में इन्होंने क्या किया था? ब्रज भाषा गद्य में अनुवाद किया था इन्होंने। तो वो इनकी मौलिक रचना नहीं है, ये क्या है? अनुदित रचना है। तो आइए आगे देखते हैं। तो लल्लू लाल की वे रचनाएं जो अन्य लेखकों की रचनाएं के आधार पर लिखी गई हैं तो वो निम्नलिखित है। कौन सी? देखिए प्रेम सागर इनकी एक रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रेम सागर पूछा जाता है इसके रचनाकार कौन है, तो लल्लू लाल जो है इसके रचनाकार हैं। देखिए प्रेम सागर या नगरी दशम, इसकी क्या बोलते हैं? नगरी दशम। ये चतुर्थ मिश्र के भागवत पुराण के 10वें स्कंद पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए प्रेम सागर या नगरी दशम, जिसे प्रेम सागर को नगरी दशम भी बोलते हैं, ये देखिए चतुर्थ मिश्र जो है इनका भागवत पुराण है, चतुर्थ मिश्र के भागवत पुराण के 10वें स्कंद के ब्रज भाषा अनुवाद का खड़ी बोली में अनुवाद है। देखिए चतुर्मिश्र कहते हैं कि पहले लिखते हैं उसको ब्रज भाषा में, फिर खड़ी में उसका अनुवाद कौन करता है? तो लल्लू लाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कहते हैं कि चतुर्थ मिश्र के भागवत पुराण के 10वें स्कंद के ब्रज भाषा अनुवाद का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो ये लल्लू लाल किए हैं। आइए आगे देखते हैं। और लाल चंद्रिका इनकी ये जो एक रचना है लाल चंद्रिका, मतलब जनता तुम्हें मार मार के क्या कर देगी? लाल कर देगी। तो लाल चंद्रिका ये टीका है किस पे? बिहारी सतसई के की जो है टीका है। तो बिहारी सतसई जो रचना है उसके टीका कौन लिखे हैं? तो लाल चंद्रिका नाम से लल्लू लाल लिखे हैं, तो बिहारी सतसई की टीका। अगला देखिए, अगला यहाँ पे सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन चाहिए तो बत्तीसी मत दिखा। तो करें यहाँ पे काजिम अली की सहायता से सुंदर दास के ब्रज भाषा अनुवाद को हिंदुस्तानी रूपांतरण। तो जो सिंहासन बत्तीसी है ना ये किसके साथ मिलके? काजिम अली की सहायता से ये सुंदरदास की एक ब्रज भाषा अनुवाद उसको क्या किया? हिंदुस्तानी रूपांतरण किया है। और जो बैताल पच्चीसी है ये सूरत मिश्र की है, उसकी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। तो देखिए बैताल पच्चीसी शिवादास रचित है संस्कृत रचना के सूरत मिश्र कृत भाषा, ये देखिए ब्रज भाषा का मजहर अली के साथ लिखित खड़ी बोली में रूपांतरित किया है। अब देखिए पहले क्या करते हैं? बैताल पच्चीसी शिवदास उसको संस्कृत में रचना करते हैं, सूरत मिश्र उसको ब्रज भाषा में करते हैं, फिर लल्लू लाल और मजहर अली इसको किस में करते हैं? हिंदी में उसको लिखते हैं, खड़ी बोली में रूपांतरित करते हैं। तो पहले देखिए बैताल पच्चीसी पहले कौन लिखते हैं? शिवदास जो है लिखते हैं संस्कृत में, फिर सूरत मिश्र जो आते हैं उसको ब्रज भाषा में लिखते हैं, फिर ब्रज भाषा से उसको खड़ी बोली में कौन अनुवाद करता है? तो लल्लू लाल और मजहर अली उसका अनुवाद करते हैं। अब देखिए लतायत हिंदी खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाएं हैं। तो यहाँ देखिए लतायत हिंदी है जो खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाएं इसमें लिखी गई का संग्रह है, जो लतायत हिंदी है। तो तीन भाषाओं का इसमें कहानी है, कौन सी? खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाओं का इसमें संग्रह है। जो माधव विलास है इनका ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, चंपू काव्य है। तो ब्रज भाषा में चंपू काव्य मतलब जो गद्य और पद्य में दोनों है। तो माधव विलास ये ब्रज भाषा में लिखा गया चंपू काव्य है। और फिर ये भाषा जो कायदा है ब्रज भाषा व्याकरण है। तो भाषा कायदा ये ब्रज भाषा व्याकरण, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए लल्लू लाल एक काम और किया था। लल्लू लाल ने जो उर्दू है ना उसको क्या बोलते थे? यामनी बोलते थे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लल्लू लाल उर्दू की क्या बोलते थे? यामनी भाषा बोलते थे। अब देखिए अगर ऐसा पूछता कि यामनी भाषा को, उर्दू भाषा को यामनी भाषा किसने कहा था, या उर्दू भाषा को और क्या कहते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए लल्लू लाल जो है उर्दू की यामनी भाषा बोलते थे, कहते थे। इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी, मतलब उर्दू छोड़ने की बात कही थी। इससे पहले इंशाअल्लाह खान ने कहा था कि मैं विदेशी भाषा मतलब शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा, उर्दू फारसी अरबी का प्रयोग नहीं करूँगा।
फिर इसके बाद लल्लू लाल भी कहते हैं कि मैं यामिनी भाषा का प्रयोग नहीं करूँगा। तो यामिनी भाषा मतलब उर्दू भाषा का। तो ये कौन सी रचना कर रहे थे, तो उस समय प्रेम सागर की रचना कर रहे थे। तो प्रेम सागर की रचना करते समय लल्लू लाल कसम खाते हैं कि मैं यामिनी भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, आज से इस भाषा को त्याग कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ इसको। फिर कहते हैं आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि लल्लू लाल की भाषा जो है कृष्णोपासक व्यासों की बजरंजित खड़ी बोली है। तो यहाँ पे जो लल्लू लाल है ना, तो जो कृष्ण उपासक जो व्यास रहते हैं, जो मुनि रहते हैं, उनकी जो भाषा होती है ब्रज रंजित, मतलब ब्रज उसमें रहती है, मिश्रित है, उसकी खड़ी बोली में है। तो इनकी भाषा ये है। ये कौन लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य राम शुक्ल ने क्या लिखा है कि लल्लू लाल की जो भाषा है कृष्ण उपासक व्यासों की बजरंजित खड़ी बोली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट कहा है कि सारांश यह है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है। यहाँ पे कहते हैं कि देखिए सारांश यह है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा का गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबंध विचारधारा के योग है। तो यहाँ देखिए न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न ही संबंध विचारधारा के योग है। अब देखिए जो व्यास मतलब जो मुनि उनि लोग इस्तेमाल करते हैं वो भाषा थोड़ा टफ हो जाती है, वो क्योंकि वो भाषा जो आम लोग नहीं समझ पाते। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लल्लू लाल की काव्य भाषा है ना, वो गद्य भक्तों की जो कथा वार्ता के काम का ही है, न तो नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबंध विचारधारा के योग्य है। लल्लू लाल ने आगरा में एक प्रेस खोला जिसका नाम क्या रखा था, संस्कृत प्रेस। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, लल्लू लाल ने एक प्रेस खोला था जिसका क्या नाम रखा था, संस्कृत प्रेस रखा था। देखिए लल्लू लाल ने लताइफ़े हिंदी का, ये हिंदी की बेजुबान, इसको क्या कहा है, ये बोला है कि लताइफ़े हिंदी जो है इसको बजुमान ई रेख्ता कहते हैं। क्या बोलते हैं, बजुमान ई रेख्ता। किसने कहा है, तो लल्लू लाल बोलते हैं। आगे आइए देखते हैं सदल मिश्र के बारे में। सदल मिश्र ये बिहार के आरा के निवासी थे, आरा जिले के निवासी थे। सदल मिश्र की प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं, जिनकी रचना है चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इसको आप लोग जरूर से याद रखिएगा। जो सदल मिश्र की रचना क्या है, चंद्रावली, इसको या तो नासिकेतोपाख्यान बोलते हैं। तो इसको देखिए नासिकेतोपाख्यान के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसको आप लोग याद रखिएगा कि सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावली है। दूसरी रचना इनकी रामचरित्र है, और तीसरी रचना इनकी है कि हिंदी पार्सियन वाकेबुलरी, हिंदी पार्सियन वाकेबुलरी। तो इनको जो ये नासिकेतोपाख्यान है 1803 में, और रामचरित्र ये 1806, और हिंदी पार्सियन वाकेबुलरी ये 1809। मतलब 3-3 साल का अंतर था, 1803, 1806, 1809। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनकी है ये चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान के नाम से ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। देखिए सदल मिश्र ने चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोर, यहाँ पे यजुर्वेद के कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा के आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की गई है। देखो यहाँ पे जो सदल मिश्र की चंद्रावली है या नासिकेतोपाख्यान है, ये जो है ना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता के कथा पर आधार बनाकर खड़ी बोली में लिखा गया है इसको। अब देखिए सदल मिश्र ने रामचरित की रचना जो है ये आध्यात्म रामायण के आधार पर की। जो रामचरित किया है, रामचरित मानस एक तो तुलसीदास की रचना है, इनका है रामचरित जो रचना की है ना, ये आध्यात्म रामायण के आधार पर की है। अब देखिए आइए इनकी भाषा को देखते हैं थोड़ा सा। देखिए सदल मिश्र की जो भाषा थी वो पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली थी। पूर्वीपन मतलब जो पूर्व के लोग, उत्तर प्रदेश के पूर्वी लोग बोलते हैं भाषा, पूर्वीपन लिए हुए खड़ी बोली इनकी व्यवहारिक खड़ी बोली थी। देखिए महत्व की दृष्टि से श्याम सुंदर दास ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक आचार्य को निम्न क्रम रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है कि महत्व की दृष्टि किसका महत्व सबसे ज़्यादा है, तो जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं वो किसको पहले नंबर पर रखते हैं, तो इंसा अल्लाह को पहले नंबर पर रखते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इनका जो निवास स्थान है ये भी पूछ लिया जाता था, एग्जाम में पूछ लिया गया था। लल्लू लाल का निवास स्थान कहाँ था, तो आगरा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो सभी का निवास स्थान भी आप लोग याद रखिएगा कि इनसे देखिए जो ये डॉक्टर श्याम सुंदर है पहले नंबर पर किसको रखते हैं, तो इंसा अल्लाह खां को रखते हैं। इंसा अल्लाह खां का निवास स्थान तो पहले दिल्ली था, बाद में लखनऊ में आ गए। तो इंसा अल्लाह खां कहाँ गए, तो पहले दिल्ली में थे,
फिर बाद में लखनऊ आ गए। अब ये श्याम सुंदर दास इनको प्रथम स्थान पर रखते हैं। दूसरे स्थान पर किसको रखते हैं? सदल मिश्र। और सदल मिश्र कहाँ के थे? आरा जिले बिहार के थे। कहाँ? आरा जिले बिहार के थे। स्थान क्या था? यहाँ पे शाहाबाद घुडीहा। और तीसरे नंबर पर किसको रखते हैं? तो लल्लू लाल को रखते हैं। ये कहाँ के निवासी थे? आगरा के निवासी थे। लल्लू लाल मतलब लल्लू, जो लल्लू को कौन बोलते हैं? जो पागल होते हैं उसको लल्लू बोलते हैं। तो पागल खाना कहाँ है? आगरा में है। तो यहाँ पे लल्लू लाल आगरा के निवासी हैं। अब देखिए सदा सुखलाल ये कहाँ के निवासी हैं? ये दिल्ली के हैं। तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा। तो देखो पहले स्थान पे किसको रखते हैं? इंसा अल्लाह खां को। दूसरे सदल मिश्र। तीसरे को लल्लू लाल को रखते हैं। चौथे को सदल मिश्र को, सदा सुखलाल को रखते हैं। तो पहले इंसा अल्लाह खां, दूसरा सदल मिश्र, तीसरा लल्लू लाल, चौथा सदा सुखलाल को रखते हैं। अब आइए देखते हैं आगे। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले नंबर पे किसको रखते हैं महत्व की दृष्टि से? तो आचार्य रामचंद्र पहले किसको रखते हैं? पहले रखते हैं सदा सुखलाल। दूसरा इंसा अल्लाह खां को रखते हैं। तीसरा लल्लू लाल को रखते हैं। चौथा सदल मिश्र को रखते हैं। तो ये रामचंद्र शुक्ल हैं। और रामचंद्र शुक्ल जो बोल देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको हम एक ट्रिक बता देते हैं, आप लोग उससे ट्रिक से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बुरा मानने वाली बात नहीं है, हमने ट्रिक बनाई है। आपको बुरा लगा तो उसके लिए हम सॉरी। देखिए यहाँ पे राम जो है, राम से रामचंद्र शुक्ल, राम जो है ना सदा, राम जो है सदा, अल्लाह, यहाँ पे अल्लाह, सॉरी दोस्तों अगर बुरा लगा है दोस्त, यहाँ पे राम जो है सदा अल्लाह को क्या बनाते हैं? लल्लू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लल्लू बनाते हैं। तो ये ट्रिक है, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। तो रामचंद्र शुक्ल देखो, राम से क्या है? रामचंद्र शुक्ल, सदा से सदा सुखलाल, और यहाँ पे अल्लाह मतलब अल्लाह इंसा अल्लाह खां। तीसरा क्या है? लल्लू लाल। चौथे तो वो आ जाएंगे, जब सदा सुखलाल आ गए तो चौथे कौन बचा है? सदल मिश्र बचे हैं। तो सदल मिश्र आ गए। तो राम सदा जो है अल्लाह को क्या बनाते हैं? तो लल्लू बनाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इसको ट्रिक को याद रखिएगा। तो जो मुस्लिम अगर भी मुस्लिम जो तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको बुरा लगा तो बहुत, उसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। इसे ट्रिक बनाया है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पे राम जो है सदा अल्लाह को क्या बनाते हैं? लल्लू बनाते हैं। तो यहाँ पे राम से क्या हो गया? रामचंद्र शुक्ल, सदा से सदा सुखलाल, और अल्लाह मतलब इंसा अल्लाह खां, और तीसरा क्या है? लल्लू, तो यहाँ लल्लू लाल। फिर एक बच रहे हैं तो सदल मिश्र, आप उनको याद रखिएगा, सदल मिश्र। तो ये जो है महत्व के दृष्टि से रामचंद्र शुक्ल ये क्रम रखते हैं। अभी एक विद्वान और हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने किसको पहले रखा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह सदा सुखलाल को पहले रखते हैं। तो सदा सुखलाल, फिर दूसरे नंबर पर सदल मिश्र को रखते हैं, तीसरे नंबर को यहाँ पे इंसा अल्लाह खां को रखते हैं, और चौथे नंबर को लल्लू लाल को रखते हैं। देखिए लल्लू लाल को चौथे नंबर, क्योंकि लल्लू थे इसलिए इनको चौथे नंबर पर रख दिया है। तो यहाँ पे देखिए बच्चन सिंह किसको पहले मानते हैं? सदा सुखलाल को मानते हैं, दूसरे पे सदल मिश्र को, तीसरे पे इंसा अल्लाह खां, और चौथे पे लल्लू लाल को मानते हैं। अब देखिए खड़ी बोली के 4 महान भावों के भाषिक जो है विशेषताएं क्या थी, आइए देखते हैं। देखिए मुंशी, जो यहाँ पे मुंशी सदा सुखलाल हैं, इनकी भाषिक विशेषता क्या थी? कि संस्कृत मिश्रित हिंदी या शिष्ट बोलचाल की भाषा थी। जो मुंशी सदा सुखलाल है ना, इनकी संस्कृत मिश्रित हिंदी या शिष्ट बोलचाल की भाषा थी। जबकि इंसा अल्लाह खां का अभी हम लोगों ने देखा चटकीले मटकीले मुहावरेदार और चलती भाषा का ये प्रयोग करते थे। और जो लल्लू लाल थे, अभी हम लोगों ने इनको भी देखा कि ये कृष्णोपासक व्यासों की बजरंजित खड़ी बोली का इस्तेमाल करते थे। और सदल मिश्र को इन्होंने पूर्वी बन लिए हुए खड़ी बोली का इस्तेमाल करते थे। तो इनकी भाषिक विशेषता थी। अब आइए देखते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में होती है। क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कहाँ पे होती है? कलकत्ता पे होती है। उस समय जो है देखिए यहाँ पे मार्क्यूस बेलेजली, ये उस समय के क्या थे? वायसराय थे। अब देखिए गिल क्राइस्ट का पूरा नाम जो है वो क्या नाम है? जॉन बार्थविक गिल क्राइस्ट। ये जो है ना इसके पहले प्रोफेसर थे। इसको भी याद रखिएगा, वहाँ के प्रिंसिपल भी थे। तो ये पहले प्रोफेसर और पहले प्रिंसिपल कौन थे? जॉन बार्थविक गिल क्राइस्ट थे। अब देखिए गिल क्राइस्ट 19 ग्रंथों की रचना की है। इनमें से प्रमुख क्या है? प्रमुख कृति है यहाँ पे ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। इसकी रचना की कौन किया है? गिल क्राइस्ट ने किया है। तो ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। अगला है गिल क्राइस्ट ने अपनी पुस्तक है ये ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी उर्दू रेखता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है। किसको माना है? तो हिंदी उर्दू
रेखता और हिंदुस्तानी की को क्या माना है, समानार्थी माना है। और देखिए गिलक्राइस्ट की खड़ी बोली की 3 शैलियाँ मानते हैं। खड़ी बोली हिंदी की वो कौन सी शैली मानते हैं, 3 शैली। कौन, तो एक दरबारी या फारसी शैली, मतलब जो दरबार में बोली जाती थी उसमें दरबारी या फारसी। दूसरा क्या है, हिंदुस्तानी शैली बोलते हैं। और तीसरी हिंदवी शैली बोलते हैं। तो ये 3 शैलियाँ वो मानते हैं। कौन कौन सी मानते हैं, तो दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली, हिंदवी शैली। अब अगर हिंदुस्तानी जो शैली है गिलक्राइस्ट को सर्वाधिक प्रिय थी। तो देखिए यहाँ जो हिंदुस्तानी शैली है वो गिलक्राइस्ट को सर्वाधिक प्रिय थी। यहाँ पे कहते हैं इसे वे द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ द हिंदुस्तान कहते थे। क्या बोलते थे, द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। और देखिए कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1917 ईस्वी में किया गया। तो यहाँ पे कलकत्ता, देखिए कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी, कलकत्ता में किया गया था, 1817 में किया गया था। अब देखिए आगरा स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी। अब विलियम केरे ने बाइबल का हिंदी अनुवाद 1909 में नए धर्म नियम से किया, क्योंकि उनका यहाँ पे जो है ईसाइयों का प्रचार प्रसार करना था। तो बाइबल क्या थी, बाइबल उसमें इंग्लिश भाषा में थी, तो उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तभी तो भारतीय लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे विलियम केरे बाइबल का हिंदी अनुवाद करते हैं 1909 में। नाम क्या रखते हैं, नए धर्म नियम शीर्षक से किया था। अब देखिए 1909 में जो हेनरी मार्टिन है बाइबल का हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं जी। पहले तो विलियम केरे इसको हिंदी में अनुवाद करते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं जो हेनरी मार्टिन है, दोनों देखो 1909 में दोनों किए थे। तो हेनरी मार्टिन इसको क्या करते हैं, बाइबल को ये उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में किया है। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दयानंद सरस्वती क्या बोलते हैं। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश, इनकी प्रसिद्ध जो है रचना क्या है, सत्यार्थ प्रकाश इनकी बुक है। इसकी रचना खड़ी बोली में करते हैं। इसकी रचना कब करते हैं, 1974 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना करते हैं, खड़ी बोली में करते हैं। अब देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयत्न से 1900 ईस्वी में क्या होती है, कचहरी में जो है उसकी भाषा क्या हो जाती है, नागरी हो जाती है। उसको जो है नागरी लिपि प्रयोग करने लगते हैं। पहले क्या होता था, पहले उर्दू फारसी चलता था, तो उर्दू चलता था। तो उनका जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने ये बहुत प्रयास करते हैं, आंदोलन करते हैं हिंदी के लिए। तो 1900 ईस्वी में कचहरी में क्या हो गया था, नागरी की प्रतिष्ठा हुई है। अब जो दयानंद के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा बोलते हैं। जो दयानंद के अनुयायी उसको हिंदी को क्या बोलते हैं, आर्य भाषा बोलते हैं। हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका देखिए उदंत मार्तंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उदंत मार्तंड ये जो है हिंदी की पहली पत्रिका मानी जाती है। साप्ताहिक पत्रिका थी, सप्ताह में एक बार निकलती थी। और पहला प्रकाशन इसका 30 मई 1826 में इसका पहला प्रकाशन होता है। तो इसको याद रखिएगा, इसी दिन पे पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या करते हैं, हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड है, ये जो है 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर, इसके संपादक कौन थे, तो पंडित जुगल किशोर थे। ये कानपुर के निवासी थे, लेकिन ये पत्रिका कहाँ से निकलती थी, ये पत्रिका कलकत्ता से निकलती थी। तो इसके जो है संपादक कौन थे, जुगल किशोर थे। अब इसी 30 मई को हर साल पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। देखिए उदंत मार्तंड जो साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये साप्ताहिक पत्रिका थी और कलकत्ता से निकलती थी। पहली बार 30 मई 1826 में प्रकाशित हुई थी। देखिए उदंत मार्तंड की जो भाषा थी ना वो खड़ी बोली थी। खड़ी बोली या मध्यदेशी भाषा के नाम से उल्लेखित किया गया है। देखिए उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका दिवस जब ये प्रकाशित हुई थी जिस दिन, उसी दिन को मनाया जाता है, अर्थात 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। देखिए कलकत्ता से सन 1854 में कह रहे पहली दैनिक पत्रकार, ये तो ये दैनिक नहीं निकलता था, ये सप्ताह में निकलता था। लेकिन जो कलकत्ता से ही 1954 ईस्वी में, देखिए 1854 ईस्वी में ही हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार, देखिए समाचार सुधावर्षण, ये दैनिक पत्रिका थी। तो ये रोज निकलता था एक बार। तो इसके संपादक कौन थे, श्याम सुंदर सेन। तो ये भी याद रखिएगा कि कलकत्ता से 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण, इसके संपादक कौन हैं, तो श्याम सुंदर दास हैं।
यहाँ पे कुछ दिया गया है समाचार पत्र और उसके संपादक दिए गए हैं, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उदंत मार्तंड, इसके संपादक कौन है? जुगल किशोर हैं, और ये साप्ताहिक पत्रिका थी और कलकत्ता से निकलती थी। और जो बंगदूत है, इसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, और ये साप्ताहिक पत्रिका कलकत्ता से निकलती थी। प्रजामित्र है, इसके संपादक का पता नहीं है, लेकिन ये साप्ताहिक कलकत्ता से निकलती थी। और ये देखिए बनारस अखबार, ये बनारस अखबार इसके राजा जो है शिव प्रसाद सिंह थे इसके संपादक। ये साप्ताहिक पत्रिका थी और काशी से निकलती थी दोस्तों। तो ये बनारस अखबार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके संपादक कौन थे? राजा शिव प्रसाद सिंह। और ये साप्ताहिक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? ये काशी से निकलती थी, इसको याद रखिएगा। मार्तंड जो है, ये इसके संपादक कौन थे? मोहम्मद नासिरुद्दीन थे। और ये पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका कलकत्ता से निकलती थी 1946 में, 1846 में। मालवा अखबार जो है, प्रेम नारायण इसके संपादक थे 1849 ईस्वी में। ये साप्ताहिक पत्रिका मालवा से निकलती थी। और ये सुधाकर इसके जो संपादक थे बाबू तारा मोहन मित्र थे। 1850 में ये साप्ताहिक पत्रिका थी, ये काशी से निकलती थी। अगला देखिए, अगला है बुद्धि प्रकाश, इसके संपादक कौन थे? तो मुंशी सदा सुखलाल थे। और ये साप्ताहिक पत्रिका 1852 से प्रकाशित हुई। ये कहाँ से निकलती थी? आगरा से निकलती थी। और फिर समाचार, यहाँ देखिए सुधावर्षण, समाचार सुधावर्षण 1854 में, ये दैनिक पत्रिका थी, ये कलकत्ता से निकलती थी। और प्रजाहितैषी राजा लक्ष्मण सिंह 1855 में इसको आगरा से निकालते थे। और यहाँ पे जगतदीप भास्कर, इसके संपादक कौन थे? तो मोहम्मद नासिरुद्दीन। 1846 में कलकत्ता से ये पत्रिका निकलती थी। तो ये कुछ पत्रिकाएं थी दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। और बाकी खास कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, बंगदूत पत्रिका का जो प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी, बांग्ला भाषा में ये किया जाता था। और इसके संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। तो बंगदूत जो है पत्रिका, इसका जो है अंग्रेजी, फारसी तथा बांग्ला भाषा में भी इसको निकाला जाता था। और बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो इसके बनारस अखबार के विरोध में किया था, तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया था। और मुंशी सदा सुखलाल की जो पत्रिका थी बुद्धि प्रकाश, वो नरुल बाजार के हिंदी रूपांतरण थी, नरुल बाजार का हिंदी रूपांतरण थी। अब आगे देखते हैं। देखिए, पंडित बंशीधर ने आगरा से हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था, जिसे हिंदी कालम का नाम दिया गया था। हिंदी कालम का नाम भारत खंडामृत तथा उर्दू कालम का नाम यहाँ पे आबे हयात। तो हिंदी में इसको किस नाम निकाला गया था? भारत खंडामृत। तथा उर्दू में किस नाम निकाला गया था? आबे हयात के नाम से निकाला गया था। और गारदत्ता तासी के, ये जो है एक फ्रांसीसी विद्वान थे, जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए, तासी ने सन 1836 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसकी रचना है? हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास ये गारदत्ता तासी की रचना है, जो फ्रांसीसी विद्वान थे और पेरिस में क्या थे? हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। अब देखिए, जो तासी थे उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक थे। तो तासी जो थे उर्दू भाषा के क्या थे? कट्टर समर्थक थे, जिनके कारण वे हिंदी को एक भद्दी बोली मानते थे। जब वो उर्दू कट्टर समर्थक थे, इसीलिए हिंदी को क्या मानते थे? भद्दी बोली मानते थे हिंदी को। देखिए, पंजाब प्रांत के पंडित नवीन चंद्र राय हिंदी भाषा के पक्के समर्थक थे। तो कौन था? पंजाब के पंडित नवीन चंद्र राय हिंदी भाषा के क्या थे? पक्का समर्थक थे। और विद्या की उन्नति के लिए नवीन चंद्र राय ने लाहौर में क्या किया? अंजुम लाहौर सभा की स्थापना की। तो ये जो विद्या की उन्नति के लिए उन्होंने, शिक्षा की उन्नति के लिए क्या अंजुमन लाहौर में क्या की थे? अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना की थी। और नवीन चंद्र ने लाहौर में स्त्री शिक्षा का प्रचार जोर शोर से किया, क्योंकि पहले स्त्रियों की शिक्षा नहीं दी जाती थी, क्योंकि स्त्रियों की शिक्षा कहीं पे लिखा ही नहीं था, इसलिए स्त्रियों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। और यहाँ देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंजाब के श्रद्धाराम फिल्लौरी को अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी मानते हैं। किसको मानते हैं? तो पंजाब के हैं कौन? श्रद्धाराम फिल्लौरी। उनको भी हिंदी का सच्चा हितैषी मानते हैं। अब देखिए, ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कवि हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि आचार्य रामचंद्र ने इनको मान लिया है कि श्रद्धाराम फिल्लौरी ही ये जो है अपने समय के सच्चे हिंदी हितैषी थी। अब देखिए और तो बाकी बहुत सारे लोग क्या थे? अपनी राजनीति सिद्ध कर रहे थे, मतलब
हिंदी के लेके आंदोलन चल रहा था, तो वो आंदोलन में वो लोग भी चले जाते थे, आंदोलन करते थे, अपना राजनीति सिद्ध करते थे। लेकिन यहाँ पे सत्यराम फिलौरी जो है, ये डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि सत्यराम फिलौरी जो है ना, वो सच्चे हिंदी हितैषी थे। अब देखिए इनकी रचना क्या है, सत्यामृत प्रवाह, इसके बाद क्या है, आत्म चिकित्सा, तत्व, यहाँ पे तत्व दीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह और सतोपदेश, ये इनकी रचना है। और ओम जय जगदीश हरे जो आरती है सब लोग करते हैं ना, तो इसकी रचना कौन की थी, तो श्रद्धाराम फिल्लौरी ने की थी। तो श्रद्धाराम फिल्लौरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखो एक तो इनकी जो बहुत फेमस है कि ओम जय जगदीश हरे, और दूसरे नंबर पे ये आचार्य रामचंद्र बोलते हैं कि ये हिंदी के सच्चे जो है समर्थक माने जाते हैं, हितैषी माने जाते हैं। और इनकी रचना भी जो है, कई रचनाएं इनकी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ताकि इनको ट्रिक से देख लेते हैं कि क्या रचनाएं हैं। देखिए यहाँ पे कहते हैं कि एक लोग हैं, वो बोलते हैं कि राम के ऊपर क्या रखो, श्रद्धा रखो, राम के ऊपर क्या रखो, श्रद्धा रखो। तो राम के ऊपर श्रद्धा रखो, तो यहाँ पे श्रद्धा राम फिलौरी, तो राम के ऊपर श्रद्धा रखो तो श्रद्धा राम फिलौरी, इससे आपको नाम भी याद रहेगा। और धर्म की रक्षा करो, यहाँ देखिए धर्म की रक्षा करो, राम के ऊपर क्या करो, श्रद्धा रखो, और इसके बाद धर्म की रक्षा भी करो, तो यहाँ पे धर्म रक्षा। फिर आगे क्या है जो हमने ट्रिक बनाई है कि राम के ऊपर श्रद्धा रखो, फिर जो है धर्म की रक्षा करो। जो राम को नहीं मानता उसको उपदेश दो, जो राम को नहीं मानता क्या करते हैं, उसको उपदेश दो, तो यहाँ पे उपदेश संग्रह, यानी जो राम को नहीं मानता उसको क्या करो, उपदेश दो, तो उपदेश संग्रह। फिर भी अगर ना माने तो उसको 100 बार उपदेश दो, अगर फिर भी नहीं मानता तो उसको 100 बार उपदेश दो, तो यहाँ पे क्या हो गया कि सतो उपदेश। अगर राम को फिर भी नहीं मानता, पहले क्या करो, फिर राम में श्रद्धा रखो, अगर वो फिर धर्म की रक्षा करो, और जो राम को नहीं मानते हैं उनको क्या दो, उपदेश दो, अगर फिर भी नहीं मानते उनको 100 बार उपदेश दो, तो यहाँ पे सतो उपदेश दो। फिर आगे करें कि हाँ, जो आगे ट्रिक बनाई है कि उसके अंदर ज्ञान का दीपक भरो। जो राम को नहीं मानते, वो भटक गए हैं, तो क्या कर रहे हैं कि उनको, जो राम को नहीं मानते उनको उपदेश दो, अगर फिर भी नहीं मानते उनको 100 बार उपदेश दो, क्योंकि वो रास्ते से भटक गए हैं, उनके अंदर ज्ञान का दीपक जलाओ, तो यहाँ पे तत्व का दीपक, ज्ञान का दीपक मतलब तत्व का दीपक, उनके अंदर क्या करो, ज्ञान का दीपक जलाओ। फिर और बोलते हैं कि अंग्रेजी जो दवा है, विदेशी सामान और अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल मत करो। किसकी इस्तेमाल करो, तो यहाँ पे जो है अपना वैदिक दवा का इस्तेमाल करो। और वैदिक दवा क्या होती है, अमृत के समान होती है। और जो ये बात तो सत्य है कि अमृत के समान होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे वैदिक दवा खाने पे बोलते हैं कि नुकसान नहीं करता है, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, ये जो है अमृत के समान है, तो यहाँ पे सत्यामृत, तो वैदिकी दवा का इस्तेमाल करो मतलब सत्यामृत है। तो ये हमने ट्रिक बनाई है, इसमें अगर किसी को बुरा लगा तो बुरा मत मानिएगा, जैसे कोई अगर राम को ना मानता भी हो तो उसको भी बुरा नहीं लगना है, ये ट्रिक है केवल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने वैद्य की दवा का इस्तेमाल करो। और देखो वैद्य की दवा का इस्तेमाल करोगे तो खुद ही क्या कर दो, खुद ही चिकित्सा कर लोगे, मतलब आत्म चिकित्सा कर लोगे, उसको कुछ पूछने उछने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और जो अंग्रेजी दवा है उसको डॉक्टर की क्या पड़ती, सलाह पड़ती है, एक्सपर्ट की सलाह करनी पड़ती है, क्योंकि वो ज़्यादा अगर रिएक्शन कर देगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और जो वैद्य की दवा है वह खुद से चिकित्सा कर सकते हो, उसमें आत्म चिकित्सक मतलब वो खुद से उसमें क्या कर सकते हो, आत्म चिकित्सक कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों इनकी रचना को आप लोग ट्रिक से याद कर लेंगे। मैं ट्रिक एक बार फिर बता देता हूँ। राम के ऊपर श्रद्धा रखो मतलब श्रद्धा राम फिल्लौरी। फिर उसके बाद करें कि धर्म की रक्षा करो मतलब धर्म की रक्षा। जो भी राम को नहीं मानता उसको उपदेश दो मतलब उपदेश संग्रह। फिर भी नहीं मानता उसको 100 बार उपदेश दो मतलब सता उपदेश। सता मतलब सत मतलब 100, सतो उपदेश दो। उसके अंदर ज्ञान का दीपक भरो मतलब तत्व दीपक। फिर आगे बोलते हैं कि अंग्रेजी चिकित्सा का इस्तेमाल मत करो। जो है क्या बोलते हैं उसको, वैद्य की दवा का इस्तेमाल करो। वैद्य की दवा क्या है, अमृत के समान होती है, तो यहाँ पे सत्यामृत प्रवाह। फिर जो वैद्य की दवा है वो खुद से चिकित्सा कर सकते हो मतलब आत्म चिकित्सक, यहाँ पे आत्म चिकित्सा कर सकते हो। तो ये इस तरह से इनकी जो है याद कर सकते हो रचनाओं को। अब देखिए सत्यराम फिल्लौरी ने जो है क्या कहा कि आरती रोज आरती करो ओम जय जगदीश हरे की रचना की। तो ओम जय जगदीश का हरे की रचना सत्यराम फिल्लौरी ने की है। ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसको जो है आप लोग जरूर से याद रखिएगा। अगला लेखक कौन है, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी माने जाते हैं।
तो यहाँ पे अगला लेखक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनका समय 1823 से 1895 ईस्वी तक रहता है और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु माने जाते हैं। देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी जगत में बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं और उनके जो उनका गुरु होगा तो भाई वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु हैं। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है 1856 ईस्वी के शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर भी नियुक्त किए गए थे। कि शिक्षा विभाग में क्या है, इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए थे 1856 ईस्वी में। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की प्रमुख रचनाएं क्या है, ये है प्रमुख रचनाएं इनकी। क्या है कि राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा और इतिहास तिमिर नाशक। तो इतिहास तिमिर नाशक, मानव धर्मसार, यहाँ पे वीर सिंह का वृत्तांत, उपनिषद सार, भूगोल हस्तामलक, वामा मनोरंजन, वर्णमाला, स्वयंबोध, विद्यांकुर, भाषा का इतिहास, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, सिखों का उदय और अस्त। तो ये इनकी 15 रचनाएं हैं। तो दोस्तों अब 15 रचनाएं कैसे याद हों, तो आइए हम आपको ट्रिक से याद करवा देते हैं। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिर नाशक, मानव धर्मसार, वीर सिंह का वृत्तांत, यहाँ पे उपनिषद सार, भूगोल हस्तमलक, वामा मनोरंजन, वर्णमाला, स्वयंबोध, विद्यांकुर, भाषा का इतिहास, लेख है ये, गुटका और हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, सिखों का उदय और अस्त। तो ये इनकी रचना है। अब आइए इनको जो है हम लोग ट्रिक से याद करते हैं कि ये कैसे इसको ट्रिक से याद किया जा सकता है। यहाँ देखिए राजा भोज एक जो है ना, एक भोज हैं वो बोलते हैं, वो सपना देखते हैं कि अगर मैं राजा बनूंगा तो राजा, ये भोज जो है ना, भोज क्या देखते हैं, सपना देखते हैं। तो भोज क्या सपना देखते हैं कि अगर जब मैं राजा बनूंगा, तो यहाँ पे राजा भोज कह रहे हैं राजा भोज का सपना। राजा भोज का क्या सपना था कि जब मैं राजा बनूंगा ना, जो आलसी हैं, आलसी जो बैठ के खा रहे हैं, कुछ काम नहीं करते ना, उनको मैं कोड़ों से पिटवाऊंगा। तो यहाँ आलसियों का कोड़ा, मतलब आलसियों को मैं कोड़ों से पिटवाऊंगा। राजकुमार हैं राजा भोज जो है राजकुमार हैं और सोच रहे हैं कि अभी तो मेरे पिता का राज्य है, तो जब मेरा राज्य आएगा ना, इनका सपना रहता है कि मैं आलसियों को जो है ना कोड़े से पिटवाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए आलसियों का कोड़ा। फिर आगे बोलते हैं कि आगे बोलते हैं कि आलसियों को मैं कोड़े से पिटवाऊंगा। ये क्या करते हैं, इतिहास का नाश कर देते हैं। इतिहास का नाश कर देते हैं मतलब इनको लड़ना चाहिए, वीरों की तरह लड़ना चाहिए। ये आलसी बने हुए हैं, ये क्या कर देते हैं, इतिहास का नाश कर देते हैं। तो यहाँ इतिहास तिमिर नाशक, इतिहास का क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं। और मानव धर्म क्या करते हैं, शर्मसार करते हैं। मानव धर्म को ये शर्मसार करते हैं। तो मानव धर्मसार, मानव धर्म शर्मसार क्यों करते हैं, क्योंकि ये काम धंधा कुछ नहीं करते हैं, फालतू बैठ के खाते रहते हैं, इसलिए मानव धर्म को ये क्या करते हैं, शर्मसार करते हैं। इनको तो वीरों का वृत्तांत बनना चाहिए। वीरों का वृत्तांत मतलब देखिए वीर सिंह का वृत्तांत, वीरों का वृत्तांत बनना चाहिए। मतलब जो वीर शहीद हो गए हैं उनके रास्ते पे इनको चलना चाहिए, एक वृत्तांत खड़ा करना चाहिए। तो यहाँ पे वीर सिंह का वृत्तांत। फिर बोलते हैं कि इनको जो है ना, इनको जो शिक्षा दो। इनको क्या करते हैं, कह रहे हैं कि इनको आगे बोलते हैं कि ये जो है ना पुराने राजाओं को, इसी की वजह से पुराने राजाओं का गर्त हुआ है। पुराने राजाओं का जो बुरा हाल हुआ है इन्हीं की वजह से हुआ है, क्योंकि ये आलसी लोग कुछ करते नहीं हैं। तो हिंदुस्तान के जो पुराने राजाओं का हाल बुरा हुआ है इन्हीं लोगों के चक्कर में हुआ है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल। फिर आगे देखिए यहाँ पे बुरा हाल कर रखा है, इन आलसियों के कारण ही सिखों का उदय हुआ है। फिर इन आलसियों के कारण ही सिखों का उदय, मतलब उदय हुआ है, फिर अस्त भी हो गया। तो यहाँ देखिए सिख जो है बहुत बहादुर काम होती है, इन आलसियों के कारण ही उसका क्या हो गया, अस्त हो गया। तो यहाँ पे देखो सिखों का उदय और अस्त। तो ये आलसी थे इसीलिए क्या हो गया, सिखों का जो है अस्त हो गया। यहाँ सिखों का उदय और अस्त हो गया। अब करें इनको मार कर विद्या सिखाई जाए। विद्या सिखाई जाए मतलब इनको विद्या अंकुर, अंकुर को विद्या सिखाई जाए। तो यहाँ पे विद्या अंकुर कह रहे हैं, इसको मार के इन लोगों को पढ़ाया जाए, विद्या सिखाई जाए और इनको जो है वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला सिखाई जाए। क्या सिखाई जाए, हिंदी का वर्णमाला सिखाई जाए। और फिर इनको भाषा का इतिहास भी बताया जाए। तो यहाँ पे भाषा का इतिहास, वर्णमाला सिखाई जाए, इसके बाद भाषा का इतिहास भी सिखाया जाए। ये इनका एक लेख है, लेख लिखे थे। फिर कहते हैं कि भाषा का इतिहास इनको पढ़ाया जाए, बताया जाए। इनको वेद और उपनिषद पढ़ाया जाए। तो वेद और उपनिषद की इनको जानकारी दी जाती है। यहाँ देखिए उपनिषद सार, वेद और उपनिषद, तो उपनिषद की जानकारी दी जाए, इनको उपनिषद पढ़ाया जाए, उपनिषद सार।
और कहते हैं कि इनको भूगोल को भी जानकारी दी जाए, भूगोल के, क्योंकि भूगोल की जानकारी रहेगी तभी तो, जैसे कहीं युद्ध गए दूसरे देश में लड़ने, समुद्र कहाँ है, क्या है, कहाँ स्थल है, इनको पता होना चाहिए ना, इसीलिए इनको भूगोल की भी जानकारी दी जाए। तो भूगोल हस्तमलय, तो भूगोल हस्तमलय। फिर कहते हैं कि इनको खेल वोल भी सिखाया जाए, ये खेल से मनोरंजन करें। दिन भर जो है ये लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ काम धंधा करते नहीं, इनको क्या किया जाए, खेल खिलाया जाए, उससे इनको मनोरंजन कराया जाए। तो यहाँ पे जो मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, कुछ इसकी स्त्रियों का नाच देखते हैं, नर्तकी का नाच देखते रहते हैं, इनको क्या किया जाए, खेल खिलाया जाए, उससे इनका मतलब मनोरंजन हो। तो यहाँ पे वामा मनोरंजन। फिर आगे कहते हैं कि इनको खेल के फायदे बताया जाए, ताकि ये स्वयं जो है ना खेल खेलें। इनको खेल के फायदे बताओगे तो ताकि ये स्वयं खेल खेलें स्वयं से। तो यहाँ पर देखिए, ये स्वयं बोध हो, मतलब स्वयं इनको बोध हो कहाँ खेल खेलने से क्या होगा, फायदा होगा। तो इनको स्वयं बोध हो, मतलब स्वयं इनको बोध हो और ये खेल खेलें, ताकि ये जो क्या करें, खेल खेल कर अपने सितारे हिंद, जो हिंद है, ये हमारा सितारा हिंद है, उसको क्या करें, मेडल जिताएं, उसमें क्या, उसको क्या करें, मेडल जिताएं, क्या करें, मेडल जिताएं। तो सितारे हिंद से यहाँ शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद इनका आता है, नाम आता है, तो नाम भी याद रहेगा दोस्तों, ताकि वो मेडल जीते और हमारे सितारे हिंद का नाम रोशन करें दोस्तों। और कह रहे हैं, और जो गुटखा खाता है ना, गुटखा खाता है, जो शराब पीता है ना, उसको उसके नुकसान बताए जाएँ, उसको नुकसान बताए जाएंगे जिससे वो गुटखा और शराब पीना छोड़ दे। तो इनका एक रचना है गुटखा। तो ये सारी 15 रचनाएं हमने आपको ट्रिक से याद करवा दी है। एक बार ट्रिक मैं आपको फिर से बता देता हूँ। भोज का सपना था कि मैं जब राजा बनूंगा तो आलसियों को कोड़े से पिटवाऊंगा। तो यहाँ पर कोड़े से पिटवाऊंगा, ये इतिहास का क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं। फिर ये मानव धर्म को क्या करते हैं, सर्वसार करते हैं। इन्हें वीरों का क्या करना चाहिए, वृत्तांत बनना चाहिए, वीरों के पथ पर चलना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का क्या कर रखा है, हाल पूरा कर रखा है, मतलब पुराने राजाओं पर ये बोझ है तो उनका हाल क्या कर रखा है, बुरा कर रखा है। और इन आलसियों के कारण इस सिखों का क्या हो गया, अस्त हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे इनको मार मार कर विद्या सिखाई जाए, इनको मार मार क्या किया जाए, विद्या सिखाई जाए, पढ़ाया जाए। और इनको हिंदी वर्णमाला भी बताई जाए और हिंदी का इतिहास भी बताया जाए। फिर इसके बाद बोलते हैं इनको वेद और पुराण भी पढ़ाया जाए, उपनिषद भी पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर उपनिषद सार, और इनको भूगोल की भी जानकारी दी जाए, ताकि कहीं युद्ध लड़ने जाए तो वहाँ के क्षेत्रों के बारे में इनको पता होना चाहिए। तो भूगोल हस्तमलक करें। इनको खेल से मनोरंजन कराया जाए, यहाँ पे नर्तकियों को बंद कराया जाए। तो खेल से मनोरंजन मतलब खेल कूद करेंगे, तो खेल यहाँ पे वामा मनोरंजन, और उनके फायदे बताया जाए, ताकि ये स्वयं इनको बोध हो, ताकि इनको स्वयं बोध हो और कि हाँ खेल खेलने से हमें फ़ायदा होगा। और फिर क्या करें, ये मेडल जीतें और सितारे हिंद का नाम रोशन करें। जो गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, उनको उनकी हानियाँ बताया जाए, जिससे वो शराब और गुटखा छोड़ दें। तो ये ट्रिक थी दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे राजा शिव प्रसाद सिंह के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि प्रारंभ काल से ही ये ऐसे हिंदी के पक्षपाती थे, जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। क्योंकि ये बोलते हैं कि हिंदी के पक्षपाती जो थे, लेकिन उसमें जो सभी बोलियों के जो शब्द थे ना, वो भी रहने दीजिए। ऐसे मतलब बोलते थे कि उसको भी रहने दो, ये जो जो जनता की आम बोलचाल भाषा है वही भाषा रहने दी जाए। तो ये हिंदी के ऐसे पक्षपाती थे। तो ये कौन लिखते हैं, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखिए, राजा शिव प्रसाद सिंह कृत क्या है, गुटखा देखिए एक जो है संग्रह पुस्तिका है। यह स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई है। तो स्कूली विद्यार्थियों को सिखाते हैं क्या, गुटखा मत खाओ। तो यहाँ पे देखिए, जो ये शिव प्रसाद सितारे हिंद का जो रचना गुटखा है, ये क्या है, ये पुस्तक संग्रह है। इसमें स्कूली विद्यार्थियों के लिए ये पुस्तक लिखी गई थी। अब देखिए, राजा लक्ष्मण सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। राजा लक्ष्मण सिंह जो है ना, ये कालिदास की जो रचना है उसको इसका हिंदी अनुवाद करते हैं, खड़ी हिंदी में उसको अनुवाद करते हैं। तो उस कालिदास की रचना को तो बहुत सारे लोग जो है अनुवाद कर चुके हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये हिंदी में उसका अनुवाद करते हैं। तो राजा लक्ष्मण सिंह जो है कालिदास के 3 ग्रंथों का हिंदी अनुवाद करते हैं। 3 ग्रंथों में कौन कौन सा अनुवाद करते हैं, जैसे शकुंतला का ये हिंदी अनुवाद करते हैं। रघुवंश, यहाँ देखिए रघुवंशम का हिंंदी अनुवाद करते हैं रघुवंश के नाम से। और यहाँ पर तीसरा है मेघदूत, कालिदास का मेघदूत को ये हिंदी में अनुवाद करते हैं। तो शकुंतला का अनुवाद करते हैं 1862 में, और रघुवंश का 1878 में, और मेघदूत का 1882 में करते हैं। तो राजा लक्ष्मण सिंह जो है ये रघुवंश का गद्य अनुवाद करते हैं। यहाँ देखिए,
राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश के गद्यानुवाद के प्राकथन में लिखा है कि हमारे मत से हिंदी और उर्दू बोली न्यारी न्यारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और पारसी पढ़े हुए, देखिए पारसी पढ़े लिखों की भाषा थी। तो ये बोलते हैं कि ये आप देखिए, ये बोलते हैं कि राजा लक्ष्मण सिंह बोलते हैं कि जो रघुवंश के ये क्या करते हैं, गद्यानुवाद करते हैं और इसके प्राकथन में लिखते हैं, इसी अनुवाद के प्राकथन में लिखते हैं कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं, उर्दू यहाँ के मुसलमान बोलते हैं। पारसी जो है पढ़े लिखे हिंदुओं की बोलचाल है। तो पारसी जो बोलते हैं तो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो पारसी बोलते हैं, बाकी जो है हिंदी हिंदू बोलते हैं और उर्दू जो है मुसलमान बोलते हैं। तो ये कौन बोलता है, ये जो है राजा लक्ष्मण सिंह किसके अनुवाद के प्राकथन में लिखते हैं, तो रघुवंश के प्राकथन में। आइए अगला देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ये भारत में हुए सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक सामाजिक सुधार से संबंधित प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी थी। तो ये दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था, 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। तत्वबोधिनी सभा का इसकी स्थापना कब हुई थी, 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के सहयोग से रानाडे, आत्माराम और देवेंद्र नाथ ने किया था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कौन की था, केशव चंद्र सेन की सहायता से रानाडे, आत्माराम और देवेंद्र नाथ ने किया था। और वेद समाज की स्थापना कौन किया था, 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन किया था। और सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किया था, 1873 ईस्वी में ज्योतिबाई फूले ने किया था। और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने किया था। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश भी लिखा था 1874 ईस्वी में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 ईस्वी में होती है। ब्लास्की एवं कर्नल अलकाट के ये इसकी स्थापना करते हैं। और ये रामकृष्ण मिशन ये 1897 में इसकी स्थापना करते हैं स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के गुरु थे, उनके नाम पर इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हिंदी गद्य साहित्य ये ख़त्म होता है, हिंदी गद्य का इतिहास। फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे हिंदी नाटक का विकास। मतलब हिंदी नाटक का विकास भारतेंद्र युग से होता है, तो इसके प्रवर्तक ही भारतेंद्र हरिश्चंद्र माने जाते हैं। तो ये हम अगले जो है वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।